सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रत्येक शुक्रवार की तरह एक हम नया लेक्चर लेकर नए व्याख्यानकर्ता के साथ स्पीकर के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित है। आज 15 सितंबर 2023 को आज का व्याख्यान का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेतु एंड हेतु विपरीत चिकित्सा इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आज के अपने स्पीकर्स है वैद्य अमोल कडू, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ अगतंत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, भारत। और मैं एक परिचय डॉक्टर साहब का और भी करवाना चाहूंगी कि जब ये व्याख्यान माला ऑफलाइन चलती थी तब मैंने लास्ट डॉक्टर साहब का व्याख्यान इमरजेंसी में करवाया था। अचानक हमारे मेन स्पीकर को कुछ काम आ गया तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आज कोई स्पीकर नहीं है, तो तुरंत ही डॉक्टर साहब ने हामी भरी और एक बहुत अच्छा डिस्कशन कुछ एक अपना काई चिकित्सा संप्रदाय में एक हुआ था और उसके बारे में उन बातों को उद्धृत करते हुए डॉक्टर साहब ने उतना अच्छा डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन किया था एक केस स्टडी का। तो मैं आज के इमरजेंसी स्पीकर डॉक्टर अमोल कडू का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और हमेशा एक इमरजेंसी में भी आपने और आप जैसे बहुत सारे स्पीकर ने साथ निभाया। इसीलिए आज हम 416वें लेक्चर में अनवरत 2015 से शुरू की गई यह यात्रा आज तक हम इसको यथावत बनाए रखे हुए हैं। तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं आप और हमेशा सही समय पे आपकी हाँ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अनमोल जो अमोल नाम है उसका अनमोल गुण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई अकोला महाराष्ट्र से की है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन इसी मदर इंस्टीट्यूट में जहां आप आज की आपकी कर्मभूमि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से की और अभी जस्ट आपकी पीएचडी कंप्लीट होने ही वाली है ऐसे। तो पीएचडी अभी आप परस्यू कर रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी से। और आज के स्पीकर के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है जहां हेतु और हेतु विपरीतकारी चिकित्सा का क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हमें शब्द उसका एप्लीकेशन अगर समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम क्लिनिकली इजी हो जाते हैं। तो आज ऐसे बहुत बढ़िया टॉपिक को लेकर आप यहाँ आए हैं, तो आपका अग्रिम धन्यवाद, स्वागत एंड ओवर टू यू डॉक्टर अमोल जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। रिस्पेक्टेड बलदेव सर जी और रिस्पेक्टेड हेतल दवे मैडम और इस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े सभी जो श्रोता वर्ग है उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन वैसे मैडम ने दे ही दिया है तो मैं ज़्यादा मेरा परिचय भी देने में मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो आज का विषय जैसे कि मैडम ने कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हेतु एंड हेतु विपरीत चिकित्सा इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो विषय ऐसा है कि हेतु जो हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बहुदेयम पितामह, ये चरक सूत्र का पहले अध्याय का जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि हेतु ने सबसे पहले शब्द का उपयोग किया है हेतु। और अगर आप चक्रपाणी टीका अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हेतु के अलग सारे प्रकार बताया कि आसन्न हेतु कौन से है, विप्रकृष्ट हेतु कौन से है, आसन्न भी अलग अलग टीकाएं मतलब टीकाओं में उन्होंने वर्णन किया है। तो हेतु का महत्व बहुत ज्यादा जानना जरूरी होता है। तो ये हेतु जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ओपीडी में बैठते हैं तो अलग अलग लोग आज के परिप्रेक्ष्य काल में अगर हम देखेंगे पुराने जमाने में जब ग्रंथ लिखे गए थे या संहिता लिखी गई थी तब उस परिप्रेक्ष्य काल में जो हेतु ग्रंथकारों को मिलते थे संहिताकारों को मिलते थे उनका वर्णन उन्होंने लिया। लेकिन जैसे जैसे समय का काल बदलते गया वैसे वैसे लोगों की लाइफस्टाइल बदलती गई, जीवन शैली बदलती गई, खान पान बदलता गया, नए नए पदार्थ खाने के पदार्थ हो गए, विहारात्मक चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑगमेंट हुई और वो हमारे संहिता में इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है, नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई। लास्ट अपडेटेड वर्जन अगर हम हमारी संहिता का देखेंगे तो वाग्भट संहिता के बाद किसी ने अपडेट
अपडेट इन द सेंस मतलब उसमें और ज्यादा एडिशन करने का कोई किसी ने विचार नहीं किया। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य काल में अगर हम देखेंगे कि गर्भाशयजन्य बहुत सारी चीजें हम आज खा रहे हैं, अलग अलग कलरिंग एजेंट्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, कॉस्मेटिक एजेंट्स है जो हमारे चेहरे पे हम लगाते हैं, वो सारे हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो ये जो अलग अलग गर्भाशय है या अलग अलग हेतु है, जैसे अभी एसी में हम रहते हैं, कंप्लीटली हम एसी रहते हैं, तो एसी में अगर हम कंप्लीटली अगर कंटिन्यूअसली अगर रहेंगे तो हमारा रूक्ष गुण या शीत गुण कितने लेवल तक बढ़ सकता है, तरतम लेवल तक कितना बढ़ सकता है, इसका थोड़ा बहुत विचार हमने जब रुग्ण हमारे पास अलग अलग हेतुओं के साथ जब आता है, अलग अलग लक्षणों के साथ जब आता है, तो हेतुओं का ज्ञान भी हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा हेतुओं पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता, इतना ज्यादा हमें समय भी नहीं मिलता, क्योंकि 70-80 लोगों की ओपीडी रहती है, 70-80 पेशेंट्स आपको सुबह 9 बजे से 3 बजे तक देखने होते हैं, और इतने कम समय में आप हर एक पेशेंट की अगर डिटेल में अगर हिस्ट्री लेंगी तो जाके आपको हेतु का ज्ञान होना मतलब आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय की थोड़ी कमी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हेतु जब तक आप पेशेंट्स के आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको चिकित्सा में सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने भी पहले शब्द का वर्णन अगर देखेंगे तो हेतु लिंग औषधम ज्ञानम ही कहा है, तो हेतु का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप वैसे अगर देखेंगे तो रोगम निदानम प्रागरूपम लक्षणम उपशयाप्ति भी कहा गया है, तो निदान ये भी एक रोग को जानने का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो कहा गया है, तो निदानों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप सभी को ये पता है कि दोषास आर द कॉजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द डिजीज, ये आप सबको पता है कि दोषा एवं सर्वेषां रोगानाम एक कारण। कोई भी रुग्ण जब कोई भी लक्षण लेके जब हमारे पास आता है तो हमें वो वात पित्त कफ इन दोषों के माध्यम से समझना जरूरी होता है। तो ये मुख्यतः एक आसन्न हेतु, अति आसन्न हेतु अगर हम कहेंगे तो ये दोषी होते हैं, और इन दोषों की वजह से ही जनरली अलग अलग प्रकार के निजी विकार जो है वो होते हैं। अब ये दोष वैषम्य अगर कोई भी व्याधि कैसे उत्पन्न होता है, तो निजस्थितो मुखम वात पित्त श्लेष्मानाम वैषम्यम, तो ये वात पित्त और कफ के वैषम्य से उत्पन्न होता है। अब ये दोष वैषम्य कैसे होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अष्टांग ने एक बहुत सुंदर सी संप्राप्ति की व्याख्या जो है वो बताई गई कि यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पताम निवृत्तिर आमयस्यासु संप्राप्तिर जातिरागति। तो ये यथा दुष्टेन दोषेन ये आपको हेतु से समझ में आएगा कि दोष किस प्रकार से दुष्ट होंगे, फिर वो कैसे विसर्पित होंगे, कैसे वो जाएंगे, अलग अलग अधिष्ठान बताइए, अलग अलग दोषों की गतियां बताई गई, जैसे कोष्ठ शाखा अस्थि मर्म, अलग अलग जब प्रकोपित हुए जो दोष है ये अलग अलग जगह जाके अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो मतलब करेंगे, उस प्रकार से संप्राप्ति जो घटित होती है। तो ये पाथवे जो है ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए हेतु को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। अब ये यथा दृष्टि दोषेन कैसे घटित होता है उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ जी। अभी देखिए एक क्षीर मतलब दूध होता है ना, क्षीर से भी अगर हम संस्कार करेंगे उसमें अगर हम दधी का थोड़ा सा घोल मिक्स कर लेंगे तो उससे दधी बन जाता है। उस दधी में से अगर पानी निकाल लिया तो उससे रसाला, जिसे हम श्रीखंड कहते हैं। ये तीनों ही एक ही चीज से बनी हुई तीन पदार्थों की तीन पदार्थ हैं, लेकिन तीनों में कफवर्धकत्व है, लेकिन तीनों का कफवर्धकत्व जो है वो अलग अलग तरह का है। अगर आप क्षीर को देखेंगे तो ये विरेचन करने वाला है, अगर आप दधी को अगर देखेंगे तो ये दधी जो है ये ग्राह्य गुणात्मक होता है, और रसाला है ये अम्ल रसात्मक होने के बाद भी जब उसमें शक्कर वगैरह डालते हैं तो ये प्रतिशय की अग्रय चिकित्सा भी बताई गई है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो क्षीर दधी रसाला ये तीनों ही कफवर्धन करने वाले ही है, लेकिन उनका कफवर्धकत्व का जो तरतम भाव है ये अलग अलग हो सकता है, या उनका एक्शन ऑफ हेतु जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हमें हेतु को समझना, और ये हेतु भी द्रव्य भेद से भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो एक केस के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि हेतु कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक पक्षवत की संप्राप्ति या पक्षाघात की संप्राप्ति, आपने ये काय चिकित्सा जब विषय आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आपने पढ़ा होगा कि गृहीत्वार्धम धनुर्वायु श्रीराम स्नायु विशेषम पक्षम अन्यतरम हंति संधि बंधा विमोक्षण कृष्णो अर्धकायस्तस्य साथ अकर्मण्यो विचेतन
एकांग रोगम तम किंचित अन्य पक्षवदम विदुः, अष्टांग की संप्राप्ति है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पक्षवत की संप्राप्ति पेपर में भी लिखते हैं तो जनरली वात प्रकोपक हेतु हम क्या लिखते हैं, तो कटु तिक्त रस का सेवन करने की वजह से वात प्रकोप हो गया और वो सीधा स्नायु में स्थान संचित हो गया, इसकी वजह से पक्षाघात की संप्राप्ति होती है। ऐसा जनरली हमारे पेपर में जनरली हम लिखते हैं, बट ऐसा ये इतना इस प्रकार का वात प्रकोप शास्त्रकारों को अपेक्षित नहीं होता है। जनरली अगर हम पक्षाघात की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे या क्वाड्रिप्लेजिया की या पैरालिसिस की अगर हम संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जब रुग्ण आते हैं तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट लेके आते हैं, एमआरआई की रिपोर्ट लेके आते हैं, मतलब सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन और एमआरआई ऑफ ब्रेन, ऐसी रिपोर्ट्स लेके आती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंडिंग्स अगर आप देखेंगे, इंप्रेशन अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है या फिर हेमोरेज हो सकता है, सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से या फिर इंफार्क्ट की वजह से जनरली रुग्णों में ये पक्षाघात की संप्राप्ति जो है वो आपको दिखाई देती है। और अगर आप सुश्रुत सूत्र स्थान का ये सूत्र अगर हम देखेंगे कि धातु क्षय स्फुते रक्ते मंद संजायते अनल पवनच्च परम कोपम याति तस्मात् प्रयत्नतः, तो ये वात प्रकोप जो है पर्टिकुलरली ये रक्त की स्फूर्ति की वजह से हुआ जो पर्टिकुलरली ब्रेन या अपने मस्तिष्क में जो रक्त स्फूर्ति हुई है उसकी वजह से जनरली ये वात का प्रकोप होता है, उसकी वजह से जनरली पक्षाघात की संप्राप्ति होती है। अब ऐसे कंडीशन में आप स्थानिक अभ्यंग या स्थानिक स्वेदन की चिकित्सा करके उससे उपशय नहीं मिलेगा, तो उसमें इन्होंने वही बताया कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम, इस कंडीशन में आपको विरेचन देना ज्यादा जरूरी होगा। इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए आपको विरेचन चिकित्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन वो विरेचन भी आपको कौन से द्रव्य से देना है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि वो जो रक्त स्फूर्ति हुई है दैट मींस ये रक्तपित्त की संप्राप्ति घटित हुई है। अब इस रक्तपित्त की संप्राप्ति को कम करने के लिए आपको अधोमार्ग से अगर आपको विरेचन अगर कराना है तो आपको शीत गुणात्मक या अनुष्ण द्रव्यात्मक ऐसे द्रव्यों का प्रयोग आपको उस विरेचन कर्म के लिए करना होगा। तो हेतु समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पक्षाघात की संप्राप्ति में। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप पक्षाघात का कोई भी रुग्ण जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो मूर्छा अवस्था में या फिर संन्यास अवस्था में ही पेशेंट जनरली लैंड होता है। तो अगर आप रक्त वृद्धि के लक्षण भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी समूह ये एक लक्षण आया हुआ है। तो ये जनरली रक्त वृद्धि की वजह से, मतलब बेसिक संप्राप्ति जो है रक्त वृद्धि की वजह से ही है, और इस रक्त वृद्धि की वजह से जो कैपिलरीज जो ब्रेन में है उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से या सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ब्लीडिंग होने की वजह से या इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट या रुग्ण जो है वो मूर्छा या सम्मोह में चला जाता है। और वो पर्टिकुलरली सम्मोह मूर्छा जो है ये वात दोष प्रकोप का परतंत्र दोष प्रकोप का एक हेतु कहा गया है जिसकी वजह से पक्षवत की संप्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हेतु समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसमें हमें रक्त धातु पे कार्य करना ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार से ये हेतु जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रक्त वृद्धि की चिकित्सा हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, रक्तपित्त की चिकित्सा हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि जिसके परिणाम स्वरूप पक्षवत की संप्राप्ति घटित हुई है। तो इसीलिए ये पक्षाघात का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक केस प्रेजेंटेशन मैं बताना चाहूंगा। ये हमारे दिलखुश तांबोली सर का एक बहुत अच्छा केस प्रेजेंटेशन है और मुझे ये बहुत मुझे एक बहुत अच्छे से आइडियली उन्होंने वो प्रेजेंट किया है। तो ये सब क्रेडिट जो है वो हमारे दिलखुश तांबोली सर जो कि कोल्हापुर में प्रैक्टिस करते हैं उनका है। उनके पास उनके प्राइवेट क्लिनिक में एक महिला रुग्ण जिसका वय जो है वो 67 इयर्स था, ऐसा एक रुग्ण उनके पास उनके क्लिनिक में दिखाने के लिए आया। जब पेशेंट सर के क्लिनिक में जब आया था तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो था पेशेंट संन्यास के साथ सर के यहाँ पे दिखाने में सरी हॉस्पिटल में वहां पे गए थे देखने के लिए। तो संन्यास के साथ वो रुग्ण वहां पे थी और उसको थोड़ा सा अल्प बुखार था, ज्वर था और उसकी ट्रकियोस्टोमी हुई थी। आगे हम प्रेजेंट इलनेस में पूरा दिखेंगे। एट प्रेजेंट उनमें ट्रकियोस्टोमी हुई थी और ट्रकियोस्टोमी की ट्यूब जो थी उससे स्टैन कफ जो है वो निकल रहा था। उसका मैं आपको वीडियो भी आगे शेयर करता हूँ। और शुष्क मल प्रवर्तन हो रहा था, मल प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। हर 2 दिन के बाद एकदम शुष्क मल प्रवर्तन उस रुग्ण का हो रहा था। ये ऐसी रुग्ण की अवस्था थी, ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ जी डॉक्टर। हाँ जी, ये देखिए ऐसी ट्रकियोस्टोमी इस रुग्ण की हुई थी और इस ट्रकियोस्टोमी से एकदम स्टैन कफ जो है वो रुग्ण का निकल रहा था और रोगी काफी इनिशियली संन्यास अवस्था में था। थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा
मतलब संज्ञा जो उसकी वापस आई थी, बट संन्यास अवस्था में जब इनिशियली सर ने जब देखा था तो पेशेंट ये ऐसा इस अवस्था में जनरली पेशेंट था और पूरा क्वाड्रिप्लेजिया में ये पेशेंट चला गया था। इस प्रकार की पक्षाघात की संप्राप्ति जनरली हुई थी ज्यादा समय की। और अगर हम सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ पैची हेमोरेजिक वेनस इंफ्रैक्ट इन द लेफ्ट पैराइटल रीजन विद हेमोरेजिक कंपोनेंट मेजरिंग, और वो कितना था 4.6 into 2.2 सेंटीमीटर का वो इंफ्रैक्ट जो है वो हेमोरेजिक इंफ्रैक्ट जो है वो वहाँ पे बना हुआ था। और इवन थ्रोम्बोसिस भी सुपीरियर सैजिटल साइनस में दिखाया गया था। इस प्रकार की एक चीज जो है इस प्रेजेंट जो मैनिफेस्टेशन था या जो सिम्टम्स की जो मैनिफेस्टेशन थे उस प्रकार के थे। पास्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम पास्ट हिस्ट्री अगर देखेंगे इस रुग्ण की तो सबसे पहले रुग्ण को एक ज्वर और कफज कास के लक्षण उत्पन्न हुए थे। मतलब कफज कास के साथ कफज ज्वर के लक्षण जो है उस पेशेंट को उत्पन्न हुए थे, इसलिए रुग्ण को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये पास्ट हिस्ट्री है कि कैसे एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे घटित हुआ, कैसे कैसे स्टेप्स से ये पेशेंट इस संन्यास अवस्था तक आया था, इसका वर्णन मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। कि सबसे पहले रुग्ण जो है वो एकदम अच्छा था और कफज कास के साथ रुग्ण को ज्वर जो है वो उत्पन्न हुआ था, और इसलिए इस हेतु के लिए इस समस्या के लिए पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसका एक्सरे वगैरह जो कि ऑब्वियस सी बात है कफज कास और कफज ज्वर के लक्षण होने की वजह से उसका एक्सरे चेस्ट कराया गया होगा, और उस समय वहां के डॉक्टरों ने एक्सरे चेस्ट देख के निमोनिया का डायग्नोसिस किया था, जिसके लिए पेशेंट 15 दिन तक आईसीयू में एडमिट रहा था। और फिर वहां पे हायर एंटीबायोटिक्स और ये सब चीजें देके पेशेंट की चेस्ट वगैरह जो है बाद में दोबारा जब उनका एक्सरे वगैरह करवाया तो चेस्ट क्लियर दिखाई गई, लेकिन थोड़ा सा फीवर जो था माइल्ड फीवर जो था बचा था, मतलब रहा था, पूरा वो कंप्लीट फीवर जो है वो कम नहीं हुआ था। और इस ऐसे लेकर ही पेशेंट को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लेकिन जब घर को उसको भेज दिया, जब डिस्चार्ज कर दिया तो कास उपशम से भी ज्वर लक्षण बचा रहा था, मतलब थोड़ा सा कास भी नहीं था लेकिन ज्वर लक्षण जो था वो साथ पे था। और जाहिर सी बात है इतने सारे हायर एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक देने के बाद पेशेंट जो है वो भेषजक शपित हो ही जाता है, जिसकी वजह से रुग्ण को अल्प दौर्बल्य और भ्रम जैसे लक्षण भी शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार की पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री के लक्षण जो थे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ कि अल्प ज्वर और भ्रम 1 महीने तक रहा। अब ये लक्षण जो है वो कंटिन्यूअसली 1 महीने तक उस रुग्ण में कंटिन्यू रहे, मतलब अल्प ज्वर भी रहा और साथ में भ्रम ये लक्षण भी पेशेंट को रहा। उसके बाद पेशेंट को तुरंत उसके बाद 1 महीने के बाद तुरंत पेशेंट को ज्वर के साथ मूर्छा और उभय हस्त पाद क्रिया आ गई, दैट इज क्वाड्रिप्लेजिया के लक्षण उत्पन्न हुए। और ऐसे कंडीशन में रुग्ण मूर्छित अवस्था में गिर पड़ा और गिरने के बाद ही चारों हस्त पादक की जो क्रियाएं है या जो मसल पावर है पूरा कम होने के बाद पेशेंट क्वाड्रिप्लेजिया में लैंडेड हुआ। उसके लिए फिर रुग्ण को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी गई। 15 दिन तक रुग्ण पेशेंट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद लक्षणों में सुधार कुछ हुआ नहीं तो डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करते समय रुग्ण के जो सिम्टम्स जो थे ये ज्वर और संन्यास के साथ रुग्ण को डिस्चार्ज किया गया। अब देखिए कि कैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी कंसल्टेशन उस पेशेंट के लिए दिया गया, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि भाई क्वाड्रिप्लेजिया है, संन्यास है और इंफ्राक्ट है या हिमोरेज है या थ्रोम्बोसिस है, तो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन जो सिद्धांत को इतनी माइन्यूट लेवल से नहीं देखता होगा तो उसने भी अपना आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो थोड़ा सा दिया और एलोपैथी दवा के साथ उसने भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां उसको शुरू की। तो प्रिस्क्रिप्शन भी सर ने यहाँ पे मेंशन किया है। बेसिकली उन्होंने हाईलाइट भी किया कि प्रिस्क्रिप्शन मेरा नहीं है, तो उस वैद्य ने भी, वैद्य हम कहेंगे नहीं उसको, तो उस वैद्य ने या उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उनको बृहत्वाद चिंतामणि रस, श्वास का चिंतामणि रस जो कि उसको थोड़ा बहुत कास था, महासुदर्शन चूर्ण जो कि ज्वर में हम अक्सर देते हैं, तुलसी भी जो कि घटु रसात्मक द्रव्य है, कपोत विष्टा
कपोत विष्टा जो कि चिरत्ति बंधन स्रोतों से व्यूनोति कफाकम बताया गया है। रक्त पित्त की संप्राप्ति में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रथित रक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से कपोत विष्टा देने का भी काफी जगह पे मतलब प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा एक प्रिस्क्रिप्शन उस डॉक्टर ने भी, उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उस पेशेंट के लिए दिया था, लेकिन उससे भी उसको कुछ उपशय नहीं मिला था। तो हम रुग्ण को मिलने से पहले ये दवा उसने 15 दिन तक शुरू की थी। शुरू मतलब वो ले रहा था, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम उस रोगी को नहीं हो रहा था। तो ऐसा पूरा केस प्रेजेंटेशन आपने देखा है कि शुरुआत जो है इस पेशेंट की कफज कास के साथ और ज्वर के साथ हुई थी। फिर 1 महीने तक वहां उस मतलब 15-20 दिन उसको निमोनिया डायग्नोस होकर निमोनिया की ट्रीटमेंट दी गई और फिर रुग्ण को डिस्चार्ज किया। लेकिन थोड़ा बहुत उसको ज्वर जो बुखार जो था उस समय था। उसके बाद 1 महीने तक उसको दौर्बल्य, अल्प ज्वर और अल्प भ्रम जो वो था ही था। और सडनली फिर 1 महीने के बाद उसको ब्रेन में हेमोरेजिक इन्फ्राक्ट जो है वो डेवलप हुआ और उसकी वजह से क्वाड्रिप्लेजिया और मूर्छा की अवस्था आने के बाद पेशेंट को फिर से आईसीयू में एडमिट, और आईसीयू में एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पे रखने के बाद 15 दिन तक कुछ भी शारीरिक उपशम नहीं मिला तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और ज्वर और संन्यास के साथ सर के पास वो रोगी देखने के लिए आया था। अब सर ने क्या चिकित्सा दी होगी और क्यों हेतु कितना महत्वपूर्ण होता है, संप्राप्तियां समझना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये इस केस से हमें पता चलेगा। शुरुआत में देखिए कितने सिंपल सी मेडिसिन दी है, ना ज्यादा बड़ी रसौषधि, ना ज्यादा बड़े बड़े कल्प, है सिंपल सी चिकित्सा। डे 1 में उन्होंने क्या दिया तो पंचमद्र कषाय जो ज्वर रोगाधिकार का है, सुबह शाम दोनों टाइम दिया। एरंड तेल जो है वो सबसे, इसके जस्टिफिकेशन भी आगे हम बताएंगे कि एरंड तेल जो कि शुष्क मल प्रवर्तन रुग्ण को उस समय भी था और 2-2 दिन के अंतराल से मल प्रवर्तन हो रहा था और बहुत ही शुष्क मल प्रवर्तन था। तो एरंड तेल 2 TSF रात को सोते समय आरटी के थ्रू मतलब राइस ट्यूब के थ्रू उसको दिया जा रहा था। सेकंड डे में जब इस एरंड तेल की वजह से उसको रुग्ण को मल के 7 वेग आए और 7 में ज्वर लक्षण तो ये उपस्थित था। ये सेकंड डे की पोजीशन है। मेडिसिन वही कंटिन्यू चली। दूसरे दिन भी पंचमद्र कषाय सुबह शाम उसको दिया गया। एरंड तेल जो है वो 2 TSF जो है वो रात को दिया गया। शाम 6 बजे के बाद ज्वर लक्षण कम हुआ जो आज तक कभी नहीं आया था। इस और थोड़ी बहुत आंखों में भी फिर उनमें हलचल जो है वो दिखाई दी थी 2 मिनट के लिए। फिर थर्ड डे भी उन्होंने सेम मेडिसिन पेशेंट्स को दी थी जिसमें पेशेंट को 6 मल के वेग आए और साथ में मेडिसिन जो है पंचमद्र कषाय सुबह शाम, एरंड तेल जो है वो रात को। और अब आंखें खुलने का जो समय था वो थोड़ा बहुत उनका बढ़ गया था। ऑन द 4th डे वही 6 मल वेग और ये मेडिसिन चलती रही थी और साथ में चौथे दिन भी उनको रात को एरंड तेल और अनंत मंजिष्ठा लेप जो है वो एट द साइट ऑफ द हेमाटोमा ये दिया गया था। तो आपने अगर उस रुग्ण को देखा होगा तो उसके बाल पूरे निकाले गए थे, उसको लेप जो है वो अनंता मंजिष्ठा का लेप जो है वो एट द साइट ऑफ द हेमाटोमा जो है वो लगाया गया था। साथ में अनंता मंजिष्ठा शतकोटि अभ्रक भस्म जो है वो इसको दिया गया था। उसके बाद पेशेंट जो है 5 घंटे तक मतलब अपनी आंखें वगैरह जो है कंटिन्यूअसली मतलब खुली वो रख पा रहा था और साथ में ज्वर उपशय भी कंप्लीटली हो गया था। 5th डे अगर हम देखेंगे तो अवेकन द आईज फॉर 7 to 8 आवर्स मतलब 7 से 8 घंटे तक वो अपनी आंखें जो है वो मतलब बंद करना, खुली रखना, इस प्रकार से वो कर रही थी। और साथ में पक्षाघात की अवस्था से डायरेक्टली स्लाइट लेग मूवमेंट भी उसकी स्टार्ट हो गई थी। चिकित्सा वही थी, एरंड तेल रात को 2 चम्मच, अनंत मंजिष्ठा लेप एट साइट ऑफ द हेमाटोमा, साथ में अनंता मंजिष्ठा अभ्रक भस्म, अविपत्तिकर चूर्ण और सुवर्ण सूचकर जो है वो दिया गया था। और जो आपने ट्रकियोस्टोमी में अगर आपने जो कफस्कारता जो देखी थी वो भी काफी कम हो गई थी। इस प्रकार से 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन में सेम ट्रीटमेंट जो है वो दी गई और पेशेंट जो है वो संन्यास अवस्था से पूरा बाहर आ गया था। रिस्पोंडेड वेल विद ऑल मूवमेंट्स एंड दैट बिकम नॉर्मल एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्रकियोस्टोमी पेशेंट स्टार्टेड स्पीकिंग, स्टार्टेड वॉकिंग विद द हेल्प। इस प्रकार से ये रुग्ण मतलब खड़ा होके बैठने की अवस्था तक आ गया था। चलने में लगा था, उसका भी वीडियो है लेकिन वो कुछ कारणवश मेरे से डिलीट हो गया। एंड नाउ दे हैव रिपीटेड द सेम सीटी स्कैन विद कंपेयरिंग विद प्रीवियस। अगर आप देखेंगे क्लिनिकल हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज अ नोन केस ऑफ द वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस विद हेमोरेजिक इन्फ्राक्ट। फॉलोअप स्कैन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप दिख रहे होंगे, प्रीवियस सीटी डेटेड
13/5/2019 को उन्होंने कंपैरिजन के लिए अवेलेबल भी किया है। अगर आप इसमें फाइंडिंग्स अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है देयर इज अ टेम्पोरल रिजोल्यूशन ऑफ द इल डिफाइंड हेमोरेजिक इंफ्राक्ट्स इन बोथ पोस्टीरियर पैराइटल लोब विद रेसिडुअल हाइपोडेंस एरियाज। दैट मींस कि जो रक्त का जो रक्त ग्रंथि जिसे हम कह सकते हैं, जो थ्रोम्बस था वो कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ है, हेमोरेजिक इंफ्राक्ट कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ है। इस प्रकार की फाइंडिंग सीटी स्कैन में मिली है। तो इस प्रकार से ये रुग्ण की पक्षाघात की संप्राप्ति, मूर्छा और उसके बाद पक्षाघात की संप्राप्ति कैसे घटित हुई और कैसे संप्राप्ति विघटन हुआ, कैसे द्रव्यों का चयन अगर हम करेंगे तो कैसे संप्राप्ति विघटन हो सकता है, उसका भी उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया कि पंचभद्र कषाय हमने क्यों दिया है। तो ये एक ज्वर रोगाधिकार में आया हुआ पंचभद्र कषाय है। ज्वर की नवज्वर हो या जीर्ण ज्वर हो, किसी भी अवस्था में इस योग ने मुझे अभी तक कभी निराश नहीं किया, इसलिए पंचभद्र कषाय जो है वो उनको दिया गया था। औषध सेवन काल को युक्ति से चेंज किया जा सकता है, मतलब अगर आप सुबह शाम खाना तो पेशेंट वैसे ही ज्यादा कुछ ले नहीं रहा था, तो उन्होंने यवाऊ के रूप में जनरली जो भी कुछ खाना जो है उनको दिया था और साथ में पंचभद्र कषाय भी उनको साथ में दिया था। यही मेरा पैरासिटामोल है और यही मेरा जयमंगल रस है। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रसोशी देने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिंपल पंचभद्र क्वाथ जैसी सिंपल क्वाथ से भी जनरली पेशेंट्स को काफी सारे रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। पंचभद्र क्वाथ की फलश्रुति में वातस पित्त ज्वर कहा गया है, लेकिन ये त्रिदोषक नाशक कहा गया है और इसीलिए ये वात और हारित ने अगर हम देखेंगे तो इसको वात पित्त श्लेष्म ज्वर नाशक भी इसको कहा गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, गुरुचि परपट मुस्त। अगर आप देखेंगे तो मुस्त परपट के ज्वरी, मुस्त परपट के ये ज्वर का श्रेष्ठ औषध बताया गया है। यही जो है इस पंचभद्र कषाय में जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पंचभद्र कषाय का प्रयोग का जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया। एरंड तेल क्यों दिया गया होगा, तो एज यूजुअल पक्षाघाती विरेचनम जो कहा गया है, बेसिकली संप्राप्ति क्या है, रक्त पित्त की है, रक्त दुष्टि है बेसिकली, और इसलिए एरंड तेल उसको दिया गया था। तो रुग्ण को शुष्क मल प्रवर्तन, वो भी 2 दिन के बाद साथ में ज्वर भी था, इस 2 महीने से ज्वर था और जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ चीजें बताई है कि मल को स्निग्ध बनाकर बाहर निकालने के लिए मधुर रसात्मक गुरु स्निग्ध ऐसा एरंड तेल इसमें श्रेष्ठ हो सकता है। और एरंड तेल की फलश्रुति अगर आप चरक की देखेंगे तो उसको जीर्ण ज्वरापहम कहा गया है, जीर्ण ज्वरहरम परम कहा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इंट्राक्रैनियल ब्लीड जो है, जो कि उष्ण तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों, यहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य देना उचित नहीं रहेगा, उसमें हमें अनुष्ण मतलब एरंड तेल भी मैं ऐसा नहीं पूरा शीतल विद्यात्मक ही है, लेकिन उसका वीर्य जो है वो अनुष्ण है। तो इस प्रकार से अगर हम ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण विरेचक योग न देते हुए अगर हम सिंपल अनुष्ण विद्यात्मक एरंड तेल जैसा या स्निग्ध गुणात्मक ऐसा एरंड तेल अगर हम देखेंगे, दैट वुड बी अ गुड ड्रग ऑफ अ चॉइस फॉर सच काइंड ऑफ एन रक्तपित्त संप्राप्ति या एसिड ब्लीड। फिर अब ये रुग्ण के दुष्यम देशम बलम कालम ये सब अलग अलग फैक्टर्स है। आप किसी पेशेंट का कोष्ठ जो क्रूर हो सकता है तो उसको 2 चम्मच से भी कुछ नहीं होगा, उसको 4 चम्मच भी आपको देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो कि इस रुग्ण को 2 चम्मच से ही मतलब एक शुरू हो गए तो उसके लिए उसकी मात्रा बढ़ाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ये सब सवाल हमारे दिमाग में आ सकते कि 2 ही चम्मच क्यों दिया है, 3 चम्मच नहीं दे सकते थे क्या, 4 चम्मच क्यों नहीं दिया। तो ये पुरुषम विक्षम होगा, हर एक व्यक्ति का डोज जो है, हर एक व्यक्ति की मात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है। मलवेग आने के बाद इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हुआ ऐसा आप समझ सकते हैं, और जो कि इंट्राक्रैनियल ब्लीड हुआ था और अगर थोड़ा सा कम होता तो कौन सी अवस्था आती थी, आप भी ये जान सकते हैं कि अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसलिए पेशेंट संन्यास अवस्था में आ गया था। अगर वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर थोड़ा कम आता तो संन्यास अवस्था के बिना सिर्फ पक्षाघात में वो लैंडेड हो जाता। तो इस प्रकार की ये चीजें जो है वो एरंड तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने की जरूरत है। अब विधिशोनीति अध्याय आपको सब लोगों को पता है कि विधिशोनीति अध्याय में मदम, मूर्छा और संन्यास इन 3 व्याधियों का वर्णन विधिशोनीति अध्याय में चरकाचार्य ने किया है, जिसका संबंध रक्त से उन्होंने अधोरेखित किया है। और इस विधिशोनीति अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में ही उन्होंने एक सूत्र, चिकित्सा सूत्र लिखा है कि कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्तम हरिक्रियां विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंपल रक्तपित्त हरि क्रिया की थी, प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्तम विधीयते। इंट्राक्रैनियल हेमोरेज जो है वो कहा था ये आपके ब्रेन में हुआ था, आपके मस्तिष्क में हुआ था, तो उसके प्रतिमार्गम चरणम, इसीलिए सर ने जो है वो इस
ऊर्ध्व रक्तपित्त के कंडीशन में अधोग विरेचन जो है वो किया, और विरेचन के लिए द्रव्य कौन सा यूज किया, तो एरंड तेल का उसका उन्होंने यूज किया। अब अगर आप रक्तपित्त की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो तस्य आशुकारिणो मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय अभ्यवार प्रदेह परिषेक अवगाह, ये भी कहा गया है कि रक्तपित्त की संप्राप्ति विघटन के लिए आप प्रदेह कर सकते, परिषेक कर सकते, अवगाह कर सकते। इसलिए सर ने इसमें रक्त प्रसादक या रक्तशामक अनंता मंजिष्ठा का लेप जो है वो एट द साइट ऑफ द हेमाटोमा जो है वो अप्लाई किया था। आपको पता है कि अनंता और मंजिष्ठा दोनों ही विषग्न द्रव्य है, दोनों ही मधुर तिक्त रसात्मक द्रव्य है, रक्त प्रसादक है, और इसीलिए रक्त प्रसादन का कार्य बहुत अच्छी तरह से वहां पे हुआ था। अभ्रक आपको पता है, अभ्रक ये मधुर मधुर विपाकी और शीत विद्यात्मक है, रक्त प्रसादक है, रसायन दीपन है। और अगर हम मज्जा का अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो मज्जा शुक्र सबुत्थानम औषधम स्वादुतिक्तकम ये कहा गया है। और ये अभ्रक भस्म मस्तिष्क पे भी बहुत अच्छे से कार्य करने का मतलब शक्ति जो है वो रखता है, इसीलिए अभ्रक भस्म का प्रयोग भी साथ में इस प्रकार से उन्होंने किया था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पक्षाघात की संप्राप्ति अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमें ये वात व्याधि दिखता है, लेकिन ये वात व्याधि, ये वात प्रकोप जो है ये परतंत्र दोष प्रकोप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये परतंत्र दोष प्रकोप या परतंत्र वात प्रकोप कैसे हुआ है, तो ये रक्त श्रुति की वजह से हुआ है, जिसका रेफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धातु क्षयात रक्त, ये वाला धातु क्षया श्रुते रक्ते मंद संजायते अनल पवनच्च परम कोपम याति तस्मात् प्रयत्नतः। देखिए वात का परम प्रकोप जो है वो किसकी वजह से हो सकता है, ये रक्त श्रुति की वजह से हो सकता है। ये इनडायरेक्ट रेफरेंस जो सुश्रुत सूत्र स्थान में आपको आया है। तो हम जब पक्षाघात की पेशेंट या पक्षाघात के रोगी जब हमारे पास आते हैं तो हमें ना कि वात व्याधि की चिकित्सा करनी है, हमें मुख्य चिकित्सा किस पे करनी है, हमें रक्त धातु पे चिकित्सा करनी है। और इसीलिए मद मूर्छा और संन्यास का वर्णन जो है वो विधिशोनीति अध्याय में आया है। और संन्यास या मूर्छा के साथ ही जनरली पक्षाघात के रोगी जो है वो आपको आज के परिप्रेक्ष्य काल में मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम वाला जो कंसेप्ट है, ये पक्षाघाती विरेचनम ये हमें ऐसे रोगियों में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हेतु जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर हम देखेंगे तो इतनी सीवियर लेवल की, इतनी तरतम लेवल की रक्त दुष्टि कैसे हुई होगी, इतना उष्ण तीक्ष्ण गुण पित्त का या रक्त का कैसे बढ़ा हुआ होगा। डेफिनेटली ये जो एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन या एलोपैथिक दवाइयां इन्होंने इतनी ज्यादा ली थी, एंटीबायोटिक्स, डेफिनेटली ये उष्ण तीक्ष्ण। अभी हमारे आज के परिप्रेक्ष्य काल में हम आइडेंटिफाई नहीं करते। आज कितनी सारी रुग्णाएं या महिला रुग्णाएं हमारे पास आती है कि जो थायराइड की गोलियां लेती है, लेकिन उस थायराइड की गोलियों से हमारे शरीर के दोषों पे, धातु पे, बलों पे क्या किस लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, कौन सा दोष का को वात दोष का कौन सा गुण, कौन सा वृक्ष गुण बढ़ता है या शीत गुण बढ़ता है, ये कभी हमने अभी तक जानने का या समझने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रुग्ण जब हमारे पास आता है तो कुछ ना कोई रुग्ण जो है कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन खा के आ रहा है, या किसी रुग्ण को एंटी डायबिटिक मेडिसिन चलती रहती है, कोई रुग्ण जो है वो थायराइड प्लस एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐसा साथ में लेके आता है। तो इस प्रकार से ये जो एलोपैथिक मेडिकेशन है या और भी कोई मेडिकेशन है, उसका हमारे शरीर के दोषों पे, धातु पे, मलों पे किस प्रकार से इफेक्ट होता है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी एक हेतु का कारण हो सकते हैं अलग अलग व्याधियों की संप्राप्ति घटित करने के लिए। इसीलिए हेतु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पक्षवत के एक संप्राप्ति की वजह से मैंने आपको बताया। अब हम पांडुरोग की संप्राप्ति कहते हैं, मतलब देखते हैं। पांडुरोग की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो हेतु उन्होंने देखी कि शास्त्रकारों ने कितने माइन्यूटली सभी हेतुओं का वर्णन किया है। ऐसा कोई भी रस इन्होंने उधर नहीं रखा है कि अगर कटु विवर्ज अगर आप पांडुरोग की संप्राप्ति अगर आप देखेंगे, उनकी अगर आप हेतु देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजना। अगर आप सुश्रुत का भी अगर श्लोक पढ़ेंगे तो सुश्रुत ने भी लिखा है कि व्यायामम अम्लम लवणानि मध्यम मृदुम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम। अगर हम रस की बात करेंगे तो दोनों ही शास्त्रकारों ने अम्ल और लवण ही इस दो रसों का वर्णन किया है, कटु रस कहीं नहीं वर्णन किया है। अब अम्ल और लवण ये दोनों रस पित्त का वर्धन करने वाले, पित्त का प्रकोप करने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने कटु विवर्जित अम्ल लवण रस का ही एज ए हेतु के रूप में वर्णन किया है। दैट मींस कि शास्त्रकारों को एक्सपेक्ट था कि पित्त प्रकोप कफ के साथ अगर होगा तो ही जनरली पांडुरोग की संप्राप्ति घटित हो सकती है।
अगर उसमें अगर कटुरस अगर हम ऐड कर लेते तो संप्राप्ति कुछ अलग होगी, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर पांडुरोग की संप्राप्ति आपको घटित करनी है तो आपको कटु विवर्जित अम्ल लवण रस अगर सेवन करेंगे तो ही पांडुरोग की संप्राप्ति होगी, तो ही वो पित्त प्रकोप उस प्रकार से होगा जो पित्त प्रकोप कफस पित्त प्रकोप रहेगा, तभी पांडुरोग की संप्राप्ति घटित हो सकती है। तो हेतु जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इस हिसाब से अलग अलग संप्राप्तियां जो है वो डायग्नोज हो सकती है। कामला की भी अगर हम देखेंगे तो कामला में भी देखिए कि यह पांडुरोगी सेवितम पित्तलम तस्य कामला या पांडुरोगी तु अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, ऐसा कहा गया है। तो पांडुरोग की संप्राप्ति अगर नहीं भी हो या बिना पांडुरोग के अगर व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अगर पित्तकर आहार विहार अगर सेवन करता है तो कामला की संप्राप्ति हो सकती है। रक्तपित्त की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो आप देखिए रक्तपित्त की संप्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू में बोला है कि तीक्ष्ण क्षार लवण अम्ले कटुभीर एव एवच, दैट मींस कि रक्तपित्त की संप्राप्ति अगर आपको घटित करनी है या होनी है तो कटु अम्ल और लवण ये तीन रस जो है वो हमारे शरीर में अत्यधिक प्रमाण अगर हम सेवन करेंगे तो ही वो पित्त प्रकोप होगा और उस पित्तवर्धक रस की वजह से ही जल्दी रक्तपित्त की संप्राप्ति घटित हो सकती है। तो हेतु जो है वो अलग अलग पार्ट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो पांडुरोग की संप्राप्ति, कामला की संप्राप्ति या रक्तपित्त की संप्राप्ति, तीनों ही संप्राप्तियां जो है पित्त विकार की से ही हो सकती है, लेकिन हेतुत्व जो है वो अलग अलग है। पांडु की संप्राप्ति में अगर हम देखेंगे तो कटु रस छोड़ के अम्ल और लवण रस का सेवन अगर करेंगे तो ही पांडुरोग की संप्राप्ति होगी। रक्तपित्त की संप्राप्ति घटित होने के लिए अम्ल, लवण और कटु ये तीनों रसों का सेवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके रक्तपित्त की संप्राप्ति घटित हो सकती है। इसीलिए अंशांश कल्पना, हेतुओं का अंशांश ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगर यथाचल विसर्पता भी अगर हम देखेंगे, अब ये इतने सारे हेतु तो आपने सेवन कर लिए, दोष का प्रकोप भी हो गया, अब ये प्रकोपित दोष जो है वो प्रसारित होके कहा जाएगी तो शाखा कोष्ठस्थि संदिशु। अब काफी बार ऐसे होता है, एक हमारे सर का एक लेक्चर मैंने सुना था, तो औषध सेवन काल सर पढ़ा रहे थे और औषध सेवन काल में ऐसा कहा गया कि ऊर्ध्वजत्रुगत विकारेषु निशे कालम सश्यते, मतलब ऊर्ध्वजत्रुगत विकार में आपको औषध जो सेवन का काल जो बताया गया है वो निश्चित काल में बताया है, मतलब रात को सोते समय बताया गया है। अब आप देखिए काफी ऐसे रुग्ण होते हैं कि जो रात को एक आधा लीटर एक गिलास दूध पीने वाले लोग होते हैं। मैंने पहले कहा था कि दूध भी कफवर्धकत्व होता है, दही भी कफवर्धकत्व है और रसाला का भी कफवर्धकत्व अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। और फिर उसके बाद काफी ऐसे रुग्ण होते हैं कि जो मतलब प्रतीक्षा के रुग्ण हमारे पास काफी आते हैं, जुकाम सर्दी जुकाम वाले रुग्ण जो है या जिनको साइनोसाइटिस है या जिनका डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ऐसे काफी सारे रुग्ण हमारे पास भी आते हैं। सबसे पहले हम उनको यही पूछते हैं कि आप रात को दूध पीते हो क्या, और काफी सारे रुग्णों में हमें हेतु जो है वो रात का दूध मिलने वाला, मतलब कफ प्रकोपक हेतु जो है वो आप रात को सोते समय ले रहे, जिसकी वजह से प्रकोपित कफ वो कहा जा रहा है तो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार को उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत हो रहा है। इसीलिए यथाचल विसर्पता जो है वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हेतु जो है वो कौन से काल में ले रहे हैं, क्योंकि जिस काल में हम लेंगे उस प्रकार के स्थान संचय होने के लिए वो कारणीभूत रह सकता है। इसीलिए जो प्रतिशय के रोगी है या जो कफज कास के रोगी है या जिनको कमक श्वास है, रात को अगर सोते समय अगर ये या फिर कफज शिरशूल के रोगी है, ऐसे रोगियों में अगर रात को दूध लेने की अगर आपको हिस्ट्री अगर मिलती है तो सबसे पहले उनकी वो हिस्ट्री बंद कराओ, तब जाके रुग्णों को उपशय मिलता है। काफी ऐसे रुग्ण होते हैं कि जो सब लेके दवाइयां ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन भी ले रहे हैं, फिर भी रात का दूध कोई उनको बंद करने के लिए बताते नहीं है, और इसकी वजह से भी जनरली ये कफ प्रकोप का जो हेतु है वो अवॉइड नहीं हो सकता है या फिर वो बंद नहीं होता है, तब तक पेशेंट्स को उपशय जो है वो नहीं मिल पाता है। एट द सेम टाइम अगर आप औषध सेवन काल का सुबह का काल अगर हम देखेंगे, जहाँ पे कफोद्र के गदे अनंदम बलिनो रोगिनो कहा गया है, तो सुबह भी पानी पीने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हमारे पास ऐसे कितने सारे निबंध के रोगी आते हैं कि जो सुबह 2-2 गिलास 3-3 गिलास पानी पीते हैं और विबंध हमेशा बना ही रहता है कि सर डॉक्टर साहब पानी बिना पानी पिए हमें पेट साफ ही नहीं होता है। तो आप देखिए कि तेजस प्रतिपक्षात्वात् मंदाग्नि वर्जित जलम अगर कहा गया है, और आपका जो अग्नि जो है, आपकी अग्नि की परीक्षा आप कैसे कर सकते हैं, तो अग्नि जरण शक्ति परीक्षित कहा गया है। तो अगर आपकी जरण शक्ति ठीक अगर रहेगी तो ही मतलब प्रवर्तन ठीक से होगा,
और आपका मल प्रवर्तन कब ठीक होगा, जब आपकी अग्नि प्राकृत रहेगी तब। तो ये अग्नि प्राकृत करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको हेतु को अवॉइड करना रहेगा। लेकिन सुबह सुबह लोग आधा लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी पीने वाले भी लोग ज्यादा है, ऑलरेडी मंदाग्नि है, उसमें आप ऊपर से वो भी कफ काल में अगर आप और ज्यादा कफ महाभूत प्रधान या पृथ्वी जल महाभूत प्रधान अगर आप पानी अगर पिएंगे तो डेफिनेटली मंदाग्नि जो है वो ज्यादा ही एग्रीवेट होगा, ज्यादा ही बढ़ेगा, तो उससे विबंध जो है वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हेतु जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, अब कुछ चीजें मैं आपको एक रुग्णानुभव परिकर्तिका का भी मैं बताना चाहूंगा। मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, मैं महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र से मैं साधारण देश से मैं जंगल देश मतलब जयपुर में यहाँ स्थानांतरित हुआ जॉब के पर्पस की वजह से। और मुझे कभी परिकर्तिका मतलब परिकर्तिका या कर्तनवत वेदना गुद प्रदेश में कभी भी नहीं हुई महाराष्ट्र में जब मैं था उस समय। और ये जो मेरी समस्या जो है, ये मेरा जो परेशानी जो है शिशिर और हेमंत ऋतु में बहुत ज्यादा मतलब विंटर सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे मैं मतलब जुलाई में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर जाने के बाद नवंबर दिसंबर की जयपुर की ठंडी महाराष्ट्र की ठंडी से बहुत ज्यादा अलग है। और हमारे यहाँ पे गीजर वगैरह क्योंकि ठंडी इतनी पड़ती नहीं है तो नॉर्मल वाटर इज सफिशिएंट, मतलब हमें नहाने के लिए भी थोड़ा सा पानी अगर हमने गर्म कर लिया तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए, अब यहाँ पे लोग गजक भी खाते हैं, तिल की पपड़ी भी खाते हैं, मूंगफली के दाने भी खाते हैं, सरसों का तेल यहाँ पे यूज करते हैं। महाराष्ट्र में सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण है, ठीक है। लेकिन यहाँ के विंटर सीजन में सरसों का तेल खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो 12 ही महीने लोग सरसों का तेल ही खाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरसों का तेल बहुत ही रेयरली लोग जो है वो खाते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए कि शिशिर या हेमंत ऋतु में अगर हम देखेंगे तो वातावरण में बहुत ज्यादा रुक्ष वातावरण रहता है, रुक्ष गुण जो है वो हमारे शरीर का भी बढ़ता है, एट द सेम टाइम शीत गुण भी हमारे शरीर में बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें तिल हो गया, तिल से बनी हुई चीजें जो है वो खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन शास्त्रकारों ने तो यही बताया कि शौच कर्म के लिए भी सुखोदक पान मतलब सुखोदक जल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अब इनिशियली जब हम आए थे तो हम शौच कर्म के लिए भी ठंडा पानी यूज करते थे। अब आप देखिए अगर हर रोज अगर जो गुद प्रक्षालन है वो शीत गुणात्मक ऐसे ठंडे पानी से अगर होगा तो डेफिनेटली उस गुद प्रदेश की जो त्वचा है उसका शीत गुण और रुक्ष गुण कितना बड़ा होगा। और उसके बाद ही मुझे ये परिकर्तिका की शिकायत जो है वो शुरू हुई। देन आई रियलाइज कि भाई ये ऐसी समस्या मुझे इसके पहले तो कभी नहीं हुई थी। तो फिर जब हेतुओं का विचार जब करने में आया तब ये समझ में आया कि देखिए हम ना स्लीपर्स पहनते हैं ना हम हमारा कंटिन्यूअसली मतलब अगर आप देखेंगे तो जो पाद प्रदेश है वो भी यहाँ पे सब मार्बल्स की फ्लोरिंग्स होती है, तो शीत गुण हमारे पैर का कितना बढ़ता होगा, रुक्ष गुण कितना बढ़ता होगा। और फिर बाद में पूरा ये समझने के बाद फिर पादाभ्यंग ठीक से किया गया, तिल की पपड़िया और तिल का जो भी कुछ खाने की चीजें वो खाने में आई, सरसों का तेल जो है वो हमने खाने में अडॉप्ट किया। देन देयर इज नो नीड टू टेक अ मेडिसिन। वहां पे शुरुआत में फिर अवगाह वगैरह ये सब चीजें तो मैं कहता था, जातरी तेल का गुद पिच्चू वगैरह भी हमने रखा, लेकिन मेडिसिन से भी बेटर है कि हमें खान पान में या हमारी दिनचर्या में ऋतुचर्या में क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं, क्योंकि देश भेद हो गया। साधारण देश से पूरा जंगल देश में हम आ गए और यहाँ का ऋतु और वहां का ऋतु बहुत एक्सट्रीम लेवल का फर्क होता है। तो जब रुग्ण भी आपके पास जब आते हैं तो आपको उस रुग्ण का देश वो पहले कहा था, बाद में हमारे यहाँ कितने सारे बंगाली पेशेंट्स आते हैं, उनका खान पान बंगाल में कुछ अलग रहता है, यहाँ पे कुछ अलग रहता है। इस प्रकार से परिकर्तिका का एक रुग्णानुभव मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हेतु जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि शिशिर ऋतुचर्या भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया कि वातग्ध तैलम अभ्यंगम मूर्धि तैलम विमर्दनम, या फिर आप शौच कार्य सुखोदकम बताया गया है, पादत त्राणम च सर्वदा, ये सब चीजें ऋतुचर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। तो ये सब चिकित्सा में आपको यूज करना पड़ेगा हेतु को अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप इस हेतु को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और साथ में ऋतुचर्या और दिनचर्या आपकी चिकित्सा में आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप पेशेंट को 100% रिजल्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि दवाई आप कितनी खिलाओगे पेशेंट को। तो आपको इसीलिए शास्त्रकारों ने सूत्र स्थान में दिनचर्या ऋतुचर्या को सबसे पहले स्थान दिया हुआ है, बाद में उन्होंने औषधियों का और इन सब चीजों का वर्णन किया है। लेकिन आज हम
मतलब वी बिकम अ कैटलॉग डॉक्टर्स। हम बस पेशेंट आया कि हम जनरली रुग्णों को जो है वो मेडिसिन देने में ही हम ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें रुग्ण को उसकी दिनचर्या ऋतुचर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दिनचर्या समझना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो सुबह कितने बजे उठता है, क्या खाता है। अगर ऐसे आप डिटेल में पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तब आपको हेतु जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसलिए ये एक हेतु एक इस प्रकार का हम बता सकते हैं। विबंध के रोगी भी आपको पता है, अगर आप विबंध के रोगी खूब सारे, कुछ लोगों का शुष्क मल प्रवर्तन होता है, ओल्ड एज का विबंध कुछ अलग होता है, वृद्धावस्था में विबंध जो है वो कुछ अलग प्रकार का होता है, तरुणावस्था में कुछ प्रकार विबंध जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो विबंध के भी अलग अलग ग्रेडेशन है, मल प्रवर्तन के भी अलग अलग ग्रेडेशन है। उसके हिसाब से हमें हेतु को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्रोतस विमान अध्याय जो चरक विमान में कहा गया है, अलग अलग प्रकार के स्रोत विमान अध्याय में अलग अलग हेतु बताए गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर हम अन्न व स्रोतस की विकृति की हेतु अगर हम देखेंगे तो अतिमात्र से च काले च च भोजनात् कहा गया है। काफी ऐसे रुग्ण होते हैं कि अकाल में अतिमात्र भोजन भी करते हैं, कभी कभी और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर हमें कुछ तो मेडिसिन दीजिए, लेकिन सबसे पहले उनका हेतु जब तक हम आइडेंटिफाई करेंगे नहीं, जब तक उस हेतु को हम अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक उनकी अन्न व स्रोतस की विकृति हम ठीक कर ही नहीं पाते हैं। साथ में अगर हम पुरुष व स्रोतस का अगर हम हेतु अगर हम देखें तो उसमें भी देखिए सेम ही हेतु है, संधारणात्, अति अशनात्, अजीर्ण अध्यशनात् तथा अध्यशन भी बार बार खाने वाले रोगी आपको मिल जाएंगे कि सुबह 2 बजे 3 मतलब सुबह 7-8 बजे हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर 10-11 बजे हम नारियल का पानी पीते हैं, फिर 12-1 बजे हम फिर से खाना खाते हैं। तो देखिए प्रकृति के हिसाब से भी खाने का कैटेगराइजेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर पित्त प्रकृति है तो उसको बार बार भूख लगती है, तो उसके लिए तो ये हेतु जो है वो हेतु हो नहीं सकता बार बार खाना। लेकिन अगर कोई वात प्रकृति का रुग्ण है, उसका विषमाग्नि है, वो अगर बार बार खा रहा है, अगर फ्रीक्वेंट अध्यशन कर रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये पुरुष व स्रोतस की विकृति जो है वो उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत हो सकता है। एट द सेम टाइम वर्चोवाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नि कृष्यस्य च ऐसा कहा गया है। तो कृष्य व्यक्ति अगर आपके पास आता है, चाहे वो जेनेटिकली हो, वात प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रकृति, ये वात प्रकृति का रोगी है, उसका अग्नि वैसे दुर्बल रहेगा, वैसे विषम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको अग्नि की रक्षा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका खान पान जो है उसको सजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रुग्ण परीक्षा करना भी उतना ही जरूरी, उसकी प्रकृति क्या है। वो भेषज शपित तो कृष्य नहीं हुआ है, तो ऐसे भेषज शपित कृष्य की व्यक्ति की चिकित्सा अलग हो सकती है, अग्निमान्य की चिकित्सा अलग हो सकती है। तो हेतु जो है वो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकते हैं। अब ये आपको ये अच्छा एक सूत्र पता होगा कि देखिए कि अग्निमंद एक हेतु बताया गया है, लेकिन ये अग्निमंद भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग उसके भी हेतु बताए गए कि अति स्नेह से भी मंदाग्नि हो सकता है, बुधोपलेप की वजह से भी मंदाग्नि हो सकता है, उदावर्त की वजह से मंदाग्नि हो सकता है, दोष वृद्धि की वजह से भी मंदाग्नि हो सकता है, व्याधि से क्षपित होने की वजह से भी जनरली मंदाग्नि हो सकता है, उपवास की वजह से मंदाग्नि हो सकता है। अब इतने प्रकार के मंदाग्नि की वेरिएशंस है और सबकी चिकित्सा जो है वो अलग अलग आपको करनी रहेगी। अब तक मैंने जो दो प्रकार की मंदाग्नि की रुग्ण में ज्यादा से ज्यादा ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। एक तो उदावर्त की वजह से होने वाला मंदाग्नि, जिसमें हम मतलब जनरली उदावर्त के जो मंदाग्नि वाले जो पेशेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली ओल्ड एज की पेशेंट्स में आपको मिलेंगे, जो ज्यादा चने की दाल या चने की चीजें या बेसन की चीजें खाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग हमें उदावर्त जन्य मंदाग्नि वाले पेशेंट्स मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में हम योग बस्ती का क्रम जो है वो उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। या ऐसे काफी सारे रुग्ण होते हैं कि जो व्याधि से क्षपित हुए मंदाग्नि, जैसे कैंसर के रोगी भी हमारे यहाँ पे ओपीडी में काफी सारे आते हैं कि जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स या अलग अलग कीमोथेरेपी लिए हुए कि जिनकी वजह से उनका अग्नि जो है वो मंद होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम यवागु पान और अग्निदीपन सर्पी पान जो है, जैसे षटपल घृत हो गया, जो शोष रोगाधिकार का आया हुआ है, पंचकुल और यवक्षार से सिद्ध किया हुआ है, ऐसे मेडिकेटेड घृत से सिद्ध यवागु जो है या फिर यूशे जो है वो पेशेंट्स को हम जनरली देते हैं। तो उनका मंदाग्नि जो इस प्रकार से करेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो मंदाग्नि भी अलग अलग हेतु की वजह से हो सकता है और उस हेतु के अकॉर्डिंग हमें चिकित्सा जो है वो रुग्णों को देनी होती है। ये आपको जब आप बहुत सारे रुग्ण जब आप देखेंगे तब आपको धीरे धीरे इसके ग्रेजुएट मतलब उसके
जो सूक्ष्मतर जो भाव है वो समझ में आएगी कि हमें चूर्ण कब देना है, लवण भास्कर चूर्ण कब देना है, द्राक्षारिष्ट कब देना है, द्राक्षासो कब देना है, नीरुवस्ती कब करनी है, अग्निदीपन सर्पीपान कब करना है, मृत्युयुक्त यवाऊ का पान हम कब कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग शेड्स जो है वो चिकित्सा में हेतु के अकॉर्डिंग आपको आ सकते हैं। अब एक जैसे मैंने पिछली बार पहले भी कहा था कि पानी जो है, पानी की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लोगों में मिथ्स है कि, और काफी सारे रुग्ण हमारे पास आते भी है, वो बताते कि आपके आयुर्वेद में तो खूब पानी पीने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनको ये कोटेशन हमेशा बताते हैं कि भाई पानी के जो प्रकार अष्टांग संग्रहकार ने बताया कि केवलम सौषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष मात्रा युक्तम अमृतम विषम अन्यथा कहा गया है। तो पानी भी आपको मात्रावत उसकी समीक्षा करके, उसका एनालिसिस करके ही आपको पीना है। आपको बिना प्यास, अगर आप एसी में बैठे हुए हैं और खूब ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो आपके शरीर में जल महाभूत बढ़ाएगा, आपके शरीर में विकृत कफ जो है वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसलिए युक्ति युक्त आपको जलपान जो है वो करना है, मात्रा का समीक्षा जो है वो आपको करना रहेगा, नहीं तो ये विष के समान कार्य करता है। और रुग्ण में वो विष के समान ही कार्य करता है। सुबह आयुर्वेद के नाम से 2-2 लीटर 3-3 लीटर पानी पीने वाले बहुत सारे रुग्ण आपको मिलेंगे। इसलिए अब उन्होंने साथ में काफी सारी चीजें उन्होंने बताई कि अति योगेन सलिलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको मतलब तृष्णा लगी भी है तो अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपने पानी पी लिया तो क्या बढ़ता है, जनरली पित्त और कफ ये दोनों ही चीजें बढ़ती है। वर्धयति आमम, आमम शरीर में बढ़ने का चांसेस हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए ये कारणीभूत हो सकता है, जैसे श्वास है, पीनस है, अग्निसार है, कास है। तो जितने भी जुकाम वाले पेशेंट, जितने भी कास वाले पेशेंट, कफज कास वाले पेशेंट, अगर सुबह अगर मानो बिना प्यास के बहुत ज्यादा 2-2 लीटर 3-3 लीटर पानी अगर पीते हैं तो सबसे पहले उनका ये हेतु जो है हम बंद करते हैं, तो रुग्ण को मतलब उपशय मिलने में बहुत ज्यादा अच्छे से सहायता होती है। साथ में मेडिकेटेड फूड और बाकी चीजें जो है वो तो है ही है, लेकिन काफी ऐसे भी रुग्ण होते हैं कि जो कफग्न चिकित्सा लेते जा रहे, स्थितोपराधी चूर्ण खाते जा रहे, तालिसादी खाते, टंकन भस्म खाते, सब खा रहे, फिर भी उनका जुकाम और इनका जो प्रतिशाय है, कास है, श्वास है, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि उनका हेतु जो है वो बंद नहीं किया जाता है। इसलिए हेतु जो है वो आइडेंटिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एक कोटेशन में बताता हूँ और आज के इस व्याख्यान को मैं विराम देने का प्रयास करूंगा कि अनवस्थित दोषाग्नि व्याधिक्षीण बलस्य च न अल्पम अपि आमम उदकम हितम तद्धि त्रिदोषकृत कहा गया है। तो जिनके शरीर में दोष अनवस्थित है, मतलब विषम है, या व्याधि से अगर कोई व्यक्ति क्षीण हुआ है, जिसका अग्नि अगर क्षीण हुआ है, जिसका बल क्षीण है, ऐसे व्यक्ति ने तो अल्प मात्रा में न अल्पम अपि आमम उदकम हितम, ऐसे व्यक्तियों में तो अल्प मात्रा में उदक भी हितकर नहीं है। अगर ऐसा न करते हो, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो पानी पीता है, जलपान करता है, तो वो त्रिदोष प्रकोपक कहा गया है। और उसमें साथ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्नि वर्जेत जलम। अब अगर आप देखेंगे कि अग्नि जो है ये तेज महाभूत प्रधान है, और ऐसे कंडीशन में अगर हम मंदाग्नि में अगर हम जल महाभूत और डालेंगे तो क्या होगा, मंदाग्नि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में जनरली हमें जलपान जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में ये भी बताया गया है उन्होंने कि भी इन सब व्याधियों में जैसे सर्वम एवं तथा संध्य लीह विद्रति गुलमनिह पांडु उदर अतिसार अर्शुग्रहि शोषशोफिनः कामम अल्पम अशक्तोतु पेयम औषध संस्कृतम ऋते शरणदाज्ञाम पिबेत स्वस्थोपि चर्वशम। मतलब शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के स्वस्थ व्यक्ति ने भी अल्प मात्रा में पानी पीने के लिए कहा गया है। तो डिजीज लोगों की तो क्या बात है ना, डिजीज रोगियों ने या जो रोगी व्यक्ति है उन्होंने तो औषधियों से सिद्ध किया हुआ सुसंस्कृत जलपान ही करना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ज्वर चिकित्सा में भी अगर आप देखेंगे तो षडंग पानियों का वर्णन आया है, अतिसार में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड का ही वर्णन आया हुआ है, और बाद में उन्होंने औषधियों का वर्णन जो है किया गया है। इस प्रकार से ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि शास्त्रकारों को शास्त्रकार हेतुओं के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे, और अलग अलग जैसे जलपान के नियम है। जल ये बेसिकली अमृत के समान भी कार्य करता है, लेकिन अगर आप मात्रा का विचार न करते हुए अगर अति मात्रा में अगर आप जलपान अगर करेंगे तो वो डेफिनेटली वो हेतु उस अलग अलग व्याधियों का हो सकता है, और उसको जब तक आप बंद नहीं करेंगे, उसकी आप चिकित्सा नहीं करेंगे या उसके विपरीत अगर चिकित्सा नहीं करेंगे तो वो उसमें पेशेंट को या रुग्ण को जो उपशय मिलने में
काफी समस्या हो सकती है, बहुत देर में उसको उपशम मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए आपको आशुकारी अगर सद्य अगर आपको उपशय अगर आपको चाहिए तो आपको ये हेतु आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे गर्विश भी है, गर्विश जो कि मेरा अगत तंत्र ये विषय है, तो गर्विश को मैं बहुत ज्यादा मतलब डीपर लेवल से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। तो नाना प्राणी अंग शमन विरुद्ध औषधि भस्मानाम विषानाम चल्प वीर्यानाम योग गरिति स्मृतो, ऐसा कहा गया है। तो ये गर्भ विष, ऐसे अल्पवीर्य विष हमारे शरीर में डे टू डे लाइफ में हमारे खान पान में हमारी इनहेलेशनल रूट से कितने सारे रूट्स में जाते हैं। तो ये गर्विश भी एक हेतु जो है वो अलग अलग व्याधियों का बताया गया है। और ये गर्विश पर्टिकुलरली धातु प्रदूषित कर द्रव्य बताया गया है। तो अगर आप चरक सूत्र स्थान का एक कोटेशन है कि धातु प्रदूषण कर द्रव्य कौन से हो सकते हैं, तो धातु प्रदूषण द्रव्य यवक है, मंदक है और विष भी का है, जिसमें गर्विश भी एक आ सकता है। तो ये गर्विश जो ये गर्भ योग जो है ये सभी धातु मतलब सिर्फ रसादि सप्त धातु नहीं, तो वातादि दोष भी उसमें आ गए, स्रोतस भी आ गए, मल भी आ गए, सभी धातुओं को दूषित करने का सामर्थ्य जो है ये गर्विश रखता है। तो इस प्रकार से हमारे ट्रीटमेंट प्लान में भी गर्विशग्न योग जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सुवर्ण भस्म हो गया, सुवर्ण माक्षिक हो गया, तक्र एक उत्कृष्ट गर्विशग्न कहा गया है। ये जब हम हेतु के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस हेतु की विपरीत चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब शास्त्र को पढ़ते तब हमें नई नई चीजें समझ में आती कि अच्छा तक्र भी गर्विशग्न कहा गया है। तो बहुत इजीली, क्योंकि वी आर एक्सपोजिंग इन डे टू डे लाइफ विद सो मेनी काइंड ऑफ एन गर्विश, तो ऐसे गर्विश को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें विषग्न द्रव्यों का भी सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे विषग्न महाकषाय में लिसोड़ा आया है, श्लेष्मातक आया है, तो श्लेष्मातक की सब्जी हम खा सकते हैं कि जो गर्विश का प्रभाव जो है वो कम करने में मदद करे एज अ मेडिकेटेड फूड, या हम तक्र का प्रयोग करें एज अ मेडिकेटेड फूड। तो इस प्रकार से गर्विश का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर में कम हो सकता है। लेकिन आज क्या है कि अगध तंत्र को एक सांप, चूहा, बिच्छू की ट्रीटमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है, लेकिन गर्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से उस गर्विश का अलग अलग व्याधियों की संप्राप्ति में कैसा रोल हो सकता है, हेतु कैसा वो प्ले कर सकता है, इसका विचार हम जनरली नहीं करते, उसकी प्रतिनिधि चिकित्सा भी हम जनरली नहीं करते। तो साथ में जब हम कोई भी संप्राप्तियों को हम देखते हैं तो गर्विश एज अ मुख्य हेतु भी हमें देखना चाहिए और उसकी विषय प्रतिनिधि चिकित्सा भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में साथ साथ में होनी चाहिए। या ऐसा कोई कल्प की जो विषय जिसकी फलश्रुति विषय में आई हुई है, ऐसा कोई कल्प भी हमारे इसमें आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्विश भी एक पर्टिकुलरली हेतु इस संप्राप्ति में आया हुआ है, जैसे कैंसर के रोगी है, कैंसर के रोगियों में तो आप सबको पता है कि कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हो गए, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन कितनी डिटोरिएट हो जाती है। तो भेषज शपित ये जो है ये प्रकार की विषय है। तो ऐसे विषय से शपित हुए रुग्ण की चिकित्सा हम कैसे करेंगे, तो विषग्न योगों से ही करेंगे। इसलिए सुवर्ण युक्त कल्प जो है इस ऐसे कैंसर के रुग्णों में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल ये जो है इस रुग्णों में अच्छे से सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से हेतुत्व जो है वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे गर्विश विच इज मेंशन एज अ हेतु इन डिफरेंट संप्राप्ति, तो सन्निपात दोष प्रकोप के लिए भी गर्विश जो है ये मतलब तीनों दोषों का प्रकोप करने का सामर्थ्य जो है ये गर्विश रखता है। निज शोध के हेतु के लिए भी गर्भ सृष्ट अन्न निषेवनम च कहा गया है। अब देखिए शोध, निज शोध मतलब इन्फ्लामेशन अगर हम देखेंगे तो आज कोई भी व्याधि अगर हम देखेंगे बिना इन्फ्लामेशन के हो ही नहीं सकता है। और उस इन्फ्लामेशन का मुख्य कारण, उस शोध का मुख्य कारण अगर हम देखेंगे तो एक गर्भ सृष्ट अन्न भी कहा गया है। तो इसलिए गर्भ विषय को एज ए हेतु के रूप में अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही एक अपराध हो सकता है। हमें उसको ध्यान में रखना है, उसके हेतुत्व को ध्यान में रखना है। उन्माद के हेतु में भी बताया गया है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ये विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजनानि कहा गया है। अगर आप टीका अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने बताया कि गर सहितम अन्नादि मतलब गर विषय या गर्दुष्ट अन्न अगर हम खाते हैं तो उन्माद का हेतु बताया गया है। सन्निपात के उदर के रिगार्डिंग भी गर्विश का एक हेतु जो है उन्होंने बताया गया है। इसलिए गर्विश एज ए हेतु जो है वो अलग अलग संप्राप्तियों में अलग अलग व्याधियों में हो सकता है। और इसीलिए विषय प्रतिनिधि चिकित्सा भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में आनी चाहिए।
और एज ए काय चिकित्सक या एज ए काय चिकित्सा विषय में अगध तंत्र का ये घर विषय वाला कंसेप्ट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य काल में। उस जमाने में भी था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे हेतु जनरली हो सकते हैं कि जैसे सुबह उठ के काफी, जैसे बाल रोग के पेशेंट्स में अगर हम देखेंगे, बाल रोग के पेशेंट भी कुछ देखने का अवसर मिला है। माएँ जो है पेशेंट्स को, बच्चों को भूख न लगती हुई भी बहुत ज्यादा दूध, 1 गिलास दूध, उसमें फिर बादाम, उसमें काजू, फिर उसमें खजूर ऐसा डाल के, अब देखिए इतना ज्यादा गुणात्मक, इतना ज्यादा गुणात्मक या स्निग्ध गुणात्मक काजू और बादाम अगर हम उस पेशेंट्स को अगर हम खिलाएंगे या रोगी को खिलाएंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका जुकाम जो है वो खत्म हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो शिराद अवस्था, शिरानाद अवस्था और अन्नाद अवस्था, ये आपको अवस्थाएं पता है, तो कितने लेवल तक पेशेंट्स को दूध देना है, कितने लेवल तक नहीं देना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बाल रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये हेतु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये हेतु हमको, मतलब हेतु क्या है, हेतु खाने में ही, खाने वाली अलग अलग चीजें हैं। आप कौन से औषध सेवन काल में उसको सेवन कर रहे हैं, रात को अगर खाएंगे तो जरूरत विकार करेंगे, सुबह अगर खाएंगे तो कब क्या प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार से उसका अनुविसर्पणशीलता भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए जैसे आमाविभूत कोष्ठक से क्षीरम विषम अहिरीव कहा गया है, तो आमाविभूत कोष्ठ में तो क्षीर जो है वो विषय के समान बताया गया है, लेकिन हम उसका विचार न करते हुए पेशेंट को जो है वो दूध पिलाने के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं, तो वो भी आम विष को और ज्यादा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे आईपीडीज में भी हम देखिए कि 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध जो है वैसे सर्व किया जाता है। पेशेंट का अग्नि जो है वो असेस ही नहीं किया जाता है कि सही में पेशेंट की अग्नि उतनी वर्धन है भी या नहीं है, और पेशेंट को फ्री में 1 लीटर दूध मिल रहा है तो पूरा का पूरा 1 लीटर दूध वो पी जाता है। तो यू शुड बी वेरी अवेयर, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस इन आईपीडी सेटअप और इन ओपीडी लेवल आल्सो कि पेशेंट कितना दूध पी रहा है, क्योंकि शास्त्र में क्लियर कट लिखा है कि आमाविभूत कोष्ठ में क्षीर जो है वो विष के समान ही कार्य करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप उसको क्षीर जो कि जीवनीय कहा गया है, जो बल्यदायक कहा गया है, लेकिन उस रुग्ण के लिए वो विषय के समान कार्य कर सकता है। इसलिए दुग्धपान भी कितने लेवल तक करना है, कितने मात्रा में करना है, कब करना है, इसका भी तारतम्य से विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए एक कुशल वैद्य अगर आपको बनना है, एक अच्छा चिकित्सक आपको अगर बनना है, तो हेतु को अंडरस्टैंड करना, हेतु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस हेतु को समझ के उसकी विपरीत चिकित्सा अगर हम करेंगे तो हमें सद्य फलदायी उपशय जो है उस रूप में मिल सकता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि मैंने मेरा जो हेतु और हेतु विपरीत चिकित्सा का जो मैसेज मुझे जो कन्वे करना था वो मैं कुछ हद तक मैं कन्वे कर पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो 2015 में कुशल वैद्य श्रेष्ठ वैद्य क्या एम लेकर, उद्देश्य लेकर हम चले थे, उसमें बहुत सारे बढ़िया पॉइंट्स आपने अपनी ओर से जोड़े हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे चिकित्सक जो आज जुड़े हैं, हमारे पीजी स्कॉलर, यूजी स्कॉलर भी जुड़ते हैं, वो सभी इन पॉइंट से अपने अपने रोगी पर रिजल्ट मिल रहा है तब भी, और थोड़ा कम मिल रहा है तो ज़्यादा इंटेंसिटी से इन्हीं सबको रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जिसके कारण जो हमारा उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को घोषित करे, और जब घोषित हो तो हम तैयार हो उसके लिए, है ना। मुझे कई बार लगता है कि अच्छा आज घोषित हो जाए तो क्या हम तैयार है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी भी उस लेवल की होनी जरूरी है जिससे हम बहुत सारा स्वास्थ्य निर्माण का काम और व्याधित व्यक्ति को व्याधि से मुक्त करने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सके। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर सविता, डॉक्टर किमाया, डॉक्टर बहुत सारे ने इसकी प्रेस की है कि एक्सीलेंट लेक्चर है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आए, मैं देख जी जी डॉक्टर साहब जी। जैसे मनदीप कौर ने पूछा है कि यस सर, जलपान इज नॉट टेकन मात्रावत बाय पेशेंट, दे फॉलो द सोशल मीडिया टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन मॉर्निंग। ये मनदीप जी ये सही है कि ये मतलब ओपीडी लेवल पे ये आयुर्वेद के नाम से ही हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आपके आयुर्वेद में ही इतना सारा पानी पीने के लिए कहा है,
जो कि नहीं है। इवन अश्वरी की पेशेंट में भी देखिए, अश्वरी की पेशेंट में भी अश्वरी का जो आश्रय बताया गया है वो श्लेष्मा बताया है। रिपीटेड रिकरेंट अश्वरी वाले पेशेंट जिनकी लिथोट्रिप्सी हुई है, ऐसे भी काफी सारे रुग्ण आते हैं कि सर एक बार लिथोट्रिप्सी हो गई है, अश्वरी भेदन हो गया, फिर से अश्वरी बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि उसका आश्रय जो कफ बताया गया है। अगर आप कफवर्धक आहार अगर हम लेंगे, अगर अत्यधिक जलपान अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका श्लेष्मा वर्धन होने की वजह से अश्वरी जो दोबारा होगी। इसलिए ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक शशि के मित्तल जी ने कहा कि इन ओल्ड पेज पेशेंट टेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेरेथेकी और त्रिफला चूर्ण सिंस 10 to, ये भी बहुत ज्यादा होता है। इसे कैसे इसको टैकल करें? तो जनरली मैं मेरे प्रैक्टिस में यवागु मंडपेया विलेपिना उदरस्य च लाघवम यथापूर्वम शिवस्तत्र मंडो वातानुलोमन कहा गया है। तो ओल्ड एज के पेशेंट में मैं कभी भी चूर्ण या कभी भी त्रिफला चूर्ण, कायम चूर्ण सजेस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं पहले सबसे पहले उनका ये त्रिफला चूर्ण और उनकी चूर्ण बेसिकली वृक्ष कल्पना है, बेसिकली कोई भी चाहे चूर्ण हो। इसलिए अगर आप गुलमरोगाधिकार में अगर आप देखेंगे तो जितने भी चूर्ण आए हैं ना, सब में लवण रस जो है वो डाला हुआ है, और लवण जो है वो स्निग्ध गुणात्मक कहा गया है। अगर आप लवण को वैसे भी छोड़ देंगे तो पानी छोड़ता है। तो इसीलिए जितने भी गुलमरोगाधिकार के चूर्ण आएंगे, चाहे वो हिंगवाष्टक चूर्ण हो, चाहे वो लवण भास्कर चूर्ण हो, पंचसकार हो, तरुणी कुष्माक हो, सभी प्रकार की चूर्ण जो है उसमें लवण जो है वो डाला ही डाला है। बट फिर भी कोई भी चूर्ण हो, लवण डालने के बाद भी वो वृक्षता निर्माण करता ही करता है। ऐसे पेशेंट्स में यवागु मतलब घृत सिद्ध यवागु का पान अगर हम करेंगे तो दैट वुड बी योर बेस्ट। मतलब आप मतलब मेरे अभी ऐसे बताना तो नहीं, लेकिन आप हमारे पीजी स्टूडेंट्स को पता है कि लोगों को यवागु के प्रति कितनी श्रद्धा भाव जगा हुआ है। ये रुग्णों के टेस्टिमोनियल से या बच्चों में भी उस रिगार्डिंग आया है कि यवागु कितना अच्छे से कार्यकर हो सकता है विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ द लैक्सेटिव्स एंड ऑल दीस थिंग्स। तो यवागु का अगर हम मात्रावत अगर हम पान करते हैं, समशन, अध्यशन, अत्याशन, इस प्रकार के हेतु को अगर हम अवॉइड करते हैं तो काफी हद तक हम ओल्ड एज पेशेंट के लोगों के विबंध को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर लवनीत जी, सर अतिसार में जलपान करना चाहिए या नहीं? अतिसार में देखिए, अतिसार में भी जलपान अर्श अतिसार ग्रहणी विकार प्राय अन्य निदान होता है कहा गया है। अर्श अतिसार ग्रहणी विकार एक दूसरे के निदानभूत हेतु बताए गए हैं। तो सन्ने अनले संति, अगर आपका अनल आपका अग्नि अगर सन्न हुआ है तो डेफिनेटली ये तीनों विकार होने के चांसेस रहेंगे। तो शास्त्रकारों ने मेडिकेटेड वाटर जो है अतिसार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया गया है वो हम उसमें सिद्ध साधित औषधियों से सिद्ध साधित जलपान जो है वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन मतलब जैसे कोष्ण जल हो गया, उष्णोदक हो गया, अर्धशीत जल हो गया, उसका पान तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जो जलपान करने का जो कार्य चलता है वो हमें अवॉइड करना है। हाँ, आप औषधियों से सिद्ध किया हुआ अतिसार के कॉन्टेक्ट में वाग्भट चिकित्सा में आया हुआ अतिसार के कॉन्टेक्ट में जो उष्णोदक जो भी सिद्ध साधित जल कहे गए उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मात्रा में, जब प्यास लगे तब। क्योंकि अतिसार में डेफिनेटली तृष्णा धिक्य भी रहेगा, तृष्णा भी रहेगी, तो मुस्तक सिद्ध जल का प्रयोग हम कर सकते हैं। उन्होंने दिए है, वाग्भट में दिए हुए हैं। वाग्भट चिकित्सा अगर अतिसार चिकित्सा अगर हम देखेंगे तो उन्होंने मेडिकेटेड वाटर्स की एक 4-5 योग जो है वो उन्होंने लिखे हैं, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मात्रा में, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी डॉक्टर साहब का है। सर गर्विश के लिए कौन सा कल्प यूज कर सकते हैं? वैसे मुझे भी डॉक्टर साहब बहुत बार, जैसे मेरा चिकित्सा में पहली बार रुझान या बहुत मजा आने लगा या बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वो मेरे अगत तंत्र के सर आदरणीय प्रोफेसर GL अटारा सर के कारण है। तो अगत तंत्र का मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा रोल है कि सबसे पहले सर अपने सक्सेसफुल केस सुनाते थे ना, तो ऐसे लगता था कि हे भगवान, मुझे कब मौका मिलेगा, और मैं जल्दी से बहुत सारे मरीज ठीक करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने शुरुआत में भी बताया कि बहुत सारे रोगियों में रोग होने का ये कारण गर्विश है। तो क्या हम जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस या ऐसे जो रिकरेंट या क्रोनिक वाले केसेस है उनमें ऐसा गर्विश का कोई एक प्रोजेक्ट ले ले या कोई थीसिस ले ले या ऐसा कुछ
वो कि जिसमें 2-3 महीने एक है ना कॉमन ऐसी चीज चलाने से 70-80% तक कुछ अच्छा भी हो सके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब वो। नहीं देखिए, किसी एक व्याधि का एक हेतु भी हो सकता है और किसी एक व्याधि के अनेक हेतु भी बताए गए हैं। जब हमारे पास कोई भी रुग्ण आता है तो एक हेतु तो मतलब होना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी मेरा खुद का मुझे मतलब एक हेतु का एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कैसे हुआ था। एक 5 साल के पहले जब मैं यहाँ नया आया था तो उस टाइम मेरी मिसेज जो है वो यहाँ नहीं थी, तो रात को मैं खाना खुद ही बनाता था। तो मैंने क्या किया कि जैसे अभी मैं राइस का भी भूल गया कि राइस आजकल जो चावल जो लोग पकाते प्रेशर कुकर में पकाते हैं, शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो उदन बनाने की भी विधि, ये भी एक हेतु मैं भूल गया बताना आप लोगों को, अभी अच्छे से याद आ गया। तो उदन बनाने का, उदन भी जनरली में भगोने में ही चावल, हम हमारे घर में भी भगोने वाला ही चावल बनाते हैं। आजकल देखिए कि टाइम न होने की वजह से लोग जो है वो प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं। प्रेशर कुकर में बनाया हुआ चावल जो है वो इतने हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है, प्रेशर में पकाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो पूरी डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। लेकिन चलो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी विचार ना करें कि इतने हाई प्रेशर में इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में उसको पकाया जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर की न्यूट्रिशनल वैल्यू तो डिस्ट्रॉय होती है। बट हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम विचार करेंगे तो वो ऐसा बनाया हुआ जो विधान युक्त प्रेशर कुकर जो है उसमें पकाया हुआ जो उदन है वो पचने में बहुत ज्यादा गुरु होता है। ऐसा एक बार आप खुद ही प्रयोग करके देखिए कि आप भगोने वाला चावल बना के देखिए और आप प्रेशर कुकर वाला चावल बना के देखिए, यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस कि कौन सा गुरु है और कौन सा लघु है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप मतलब ये भी एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का है, डायबिटीज बढ़ने के एक महत्वपूर्ण हेतु है। तो सबसे पहले आपको उस भगोने वाले चावल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको प्रेशर कुकर वाला चावल जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कफ का वर्धन करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से मैंने मेरा जब एक दिन ऐसे ही हुआ था कि रात को मैंने प्रेशर, देखिए मैं बता तो रहा हूँ लेकिन मैं बता भी रहा हूँ, प्रेशर उस टाइम में मैं नया शिफ्ट हुआ तो मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, तो एक कुकर में लेके आया था इमरजेंसी में कुछ अगर काम अगर अपने को करना रहा, और इंडक्शन कुकर, इंडक्शन वाला प्लेट था। तो मैंने रात को खीर बनाई, तो दूध और वो उसमें और फिर शक्कर, ऐसा करके मैंने उसको प्रेशर कुकर में पकाया और फिर वो खीर जो है वो मैंने खाई। तो जितनी भूख है आदमी ने उतनी खानी चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना कि धीधृति स्मृति विभ्रंशात् कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तब विद्या सर्वदोष प्रकोपनम। तो मेरा भी प्रज्ञापराध हो गया, तो बच्ची फेंकने से क्या बेटर है, तो मुझे लगा कि 1-2 कटोरी से क्या होगा, तो मैंने 2 कटोरी एक्स्ट्रा खा ली, जो कि मेरी अग्नि उतनी मतलब जितना मुझे लेना चाहिए था उतना ना लेते हुए मैंने ज्यादा ही खा लिया। और सुबह यू वोंट बिलीव, दूसरे दिन दशहरे का दिन था और मुझे एकदम बुखार, मतलब 103 बुखार जो है वो आके रहा। तो मुझे मेरे अग्नि दुष्टि का जो हेतु था वो क्लियर कट समझ में आ गया था। तो ऐसे व्याधियों के हेतु जो है वो कभी कभी आपको मिल समझ में आते कि भी चलो इस व्याधि का, इस ज्वर का हेतु जो है वो रात का इतना गरिष्ठ, इतना गुरु युक्त मैंने खीर जो है वो दूध से और शक्कर से बनाई हुई मैंने पी ली थी, खा ली थी, और उसमें अति मात्राशन भी हो गया था। तो रात को विशेष करके मतलब रात को मैंने वो खाई थी, तो इसकी वजह से ये ज्वर हेतु जो ज्वर मतलब ज्वर व्याधि की संप्राप्ति घटित हुई। लेकिन जब हमारे पास रुग्ण जब आता है तो वो एक हेतु से तो नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारे हेतु रहते हैं। गर्विश का हेतुत्व समझने के लिए हमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी बहुत ज्यादा करना जरूरी है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स है, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस लेते हैं, though still they are taking the anti-diabetic medication for 15 years, 20 years, but still they are landed into the diabetic nephropathy, retinopathy, neuropathy। क्यों होते हैं? ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, एंटी-डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, बट फिर भी धातुक्षय जन्य संप्राप्ति क्यों घटित होती है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ उस औषधियों का रस विधि विपाक हमने अभी कभी असेस करने का प्रयास किया नहीं किया है। तो जितनी भी ये सब औषधियां है, जितने भी सबका रस अगर हम देखेंगे तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं, मतलब कड़वी होती है। तो इस तिक्त रस का अति सेवन अगर आप हर रोज अगर मानो 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम की अगर गोलियां खाते रहेंगे फॉर 15 ईयर्स 20 ईयर्स, डेफिनेटली तिक्त रस के अति सेवन की वजह से भी उन्होंने धातुक्षय, वात व्याधि जैसे विकार जो है बताए गए हैं। इसीलिए फिर एट्रोपिक चेंजेस इन द किडनी, कितनी सारी चीजें होती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। तो ये एक निदान डिपार्टमेंट का एक निदान डिपार्टमेंट का नहीं, कलेक्टिवली असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई दोष लेवल पे, दोषों के कौन से गुणों के लेवल पे
इसका कार्य होता है। ये अभी तक नहीं हुआ है आयुर्वेद में अनफॉर्चुनेटली कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशन हम लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेते हैं, थायराइड की दवाइयाँ हम इतनी लेते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हमारे पास कितने सारे आते हैं कि जो इनहेलर्स कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, शीतपित्त के रोगी आते हैं। तो उसका एक मतलब ये भी एक प्रकार का गर्विश ही है। अगर आप गर्विश की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो नाना प्राणी अंगशम मतलब विरुद्ध औषधि भस्मा नाम कहा गया है। अब ये औषधियां भी जैसे विरुद्ध अन्न कहा गया है वैसे विरुद्ध औषध भी कहा गया है। वो भी 18 प्रकार का है कि देश विरुद्ध औषध भी हो सकता है, काल विरुद्ध औषध भी हो सकता है। शरद ऋतु में इवन आयुर्वेदिक औषधि भी काल विरुद्ध हो सकती है कि शरद ऋतु में अगर आपने मान के चलिए बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण विरेचक अगर योग दे दिया तो भी ये विरुद्ध औषध हो सकता है। तो वैसे उसका भी चरण कहा करते हैं। तो विरुद्ध औषध भी 18 प्रकार का हो सकता है और उसकी वजह से भी अलग अलग, जैसे विरुद्ध अन्य कॉन्टेक्स्ट में इतने सारे व्याधियां वर्धन किए, वैसे विरुद्ध औषध की वजह से भी बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है और गर्विश का वो कारण हो सकती है। तो गर्विश, क्योंकि गर्विश का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आप अगर मैं एक कोटेशन में आपको शेयर करना चाहूंगा, अब इतना समय नहीं है लेकिन उसमें अगर आप उत्तर तंत्र में अगर आप अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में अगर आप देखेंगे गर्विश के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एते भी अन्यच्च बहु भी उपद्रवी सब। एक मिनट में उस श्लोक को थोड़ा सा भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे गर्विश की संप्राप्ति उन्होंने बता दी, गर्विश की संप्राप्ति में उन्होंने लक्षण भी बता दिए, उसके साथ में उन्होंने बताया कि एते ही अन्यच्च बहु भी क्लिष्टो घोरे उपद्रवे गरार्तो नाशम आपनोति कच्चित सद्यो अचिकित्सितः। मतलब ये गर्विश की उन्होंने जो सिम्टम्स या लक्षण जो बताए हैं वो थोड़े से ही बताए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एते ही अन्यच्च बहु भी, इसके जैसे ही बहुत क्लिष्ट और घोर उपद्रव भी इस गर्विश की वजह से हो सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने उक्त रूप में कुछ ही लक्षणों का वर्णन किया है, जो अनुक्त है उसका ऊहन आपको करना है। तो ये ऊहन जो है वो हमें ही करना है कि इस प्रकार की गर्विश हमारे शरीर में जब जाता है तो कितने प्रकार के क्लिष्ट और घोर उपद्रव हमारे शरीर में हो सकते, नहीं हो सकते, और जितने भी हो रहे जैसे कैंसर्स है, इतने सारे व्याधियां हैं, ये सब ये गर्विश जन्य व्याधियों को ही हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको उपद्रव के रूप में हम ले सकते हैं। तो गर्विश की कंसेप्ट एज अ हेतु इन डिफरेंट संप्राप्ति समझने के लिए बड़े लेवल पे प्रयास जो है वो काय चिकित्सा निदान डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट में मिलके करने का प्रयास होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है या नहीं उसके रिगार्डिंग कोई सोच ही नहीं रहा है। तो सोचना चाहिए हम लोगों ने। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनीता शुक्ला ने कहा है प्लीज टेक अ लेक्चर ऑन गर्विश सर। मैं आपसे फोन पे बात करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आपको एक गर्विश पे लेना पड़ेगा, एक डिमांड है अपने एक डॉक्टर साहब की। तो सच में बहुत बढ़िया टॉपिक है। और डॉक्टर मीरा जी ने कहा है नाइस नॉलेजेबल सेशन। और डॉक्टर सुधा भल्ला जी कह रही है चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया शुड गर्विश योग बी यूज्ड इन, इफ यस प्लीज टेल विच वन। देखिए अभी मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये तीनों ही अलग अलग संप्राप्ति है। अगर हम डेंगू की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो डेंगू की संप्राप्ति मतलब अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा अगर कम होते जा रहा है तो रक्तपित्त की तरफ भी पित्तज ज्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको देखना पड़ेगा। तो उसमें पैथिक ज्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रीटमेंट जो है वो उस रुग्ण की करनी पड़ेगी। चिकनगुनिया में अगर हम देखेंगे तो थोड़ी वात प्रधान ज्वर की संप्राप्ति आती है, तो उसमें आपको वात प्रधान ज्वर की चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार अगर आपको करना पड़ेगा। मलेरिया जो शीतपूर्वक ज्वर जनरल इस पेशेंट्स में रहता है, जो कि मैंने ज्यादा कभी मलेरिया के पेशेंट्स मैंने ट्रीट नहीं किया तो इसमें मेरा ज्यादा अनुभव वैसे नहीं है। लेकिन डेंगू के पेशेंट्स में मेरे 2-3 मैं अनुभव बताना चाहता हूँ कि डेंगू के पेशेंट में जैसे मेरे स्टूडेंट ही मेरे यहाँ का पीजी स्कॉलर, खुद का मेरा पीजी स्कॉलर जो मेरे अंडर ही पीजी कर रहा था, यह सफर फ्रॉम द चिकनगुनिया डेंगू। और देखिए कोई भी लेवल तो जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, अल्टीमेटली क्या है ये हमारा निदान जो है वो ज्वर ही होना चाहिए। और ज्वर में सबसे पहले हमारी चिकित्सा जो सिद्धांत है लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रस, यही होना चाहिए। आजकल हम मतलब ज्वर का पाचन करने का प्रयास ही नहीं करते हैं।
तुरंत हम औषधियां लेने का प्रयास करने का प्रयास करते, लेकिन लंघनम, स्वेदनम, काल, यवाऊ का पान भी जनरली बहुत ही रेयरली मैं देखता हूँ, ना चिकित्सक उस यवाऊ को प्रिस्क्राइब करता है, ना लोग लेने का प्रयास करते हैं। हाँ, साथ में फिर आपको रसौषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको तरतम भाव का विचार करना पड़ेगा कि भाई अगर 103, 104 तक अगर किसी का बुखार आ रहा है तो आपको पैक्टिक ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में सुवर्ण सूचकर जैसा कल्प जो है रसौषधि का प्रयोग जो है वो आपको करना रहेगा। अगर वातकप प्रधान संप्राप्ति या वातकप प्रधान ज्वर है तो उसमें आपको त्रिभुवन कीर्ति जैसा रस का प्रयोग आपको करना रहेगा। अगर पैक्टिक मतलब पैक्टिक ज्वर की तरफ अगर वो पेशेंट जा रहा है तो गोदंती, प्रवाल, पिष्टी, इस प्रकार के रसौषधियों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो द्रव्यों का चयन जो है, रसौषधि का चयन जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसी हिसाब से रुग्णों की चिकित्सा आपको करनी रहेगी। जैसे रक्तपित्त के कॉन्टेक्स्ट में, रक्तपित्त की चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में षडंग पानीय जो है बताया गया है, लेकिन वो शुंठी विरहित बताया गया है, क्योंकि अगर आप शुंठी डालेंगे तो शुंठी जो है वो कटु रसात्मक द्रव्य है, उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, मतलब कटु रसात्मक द्रव्य होने की वजह से उन्होंने शुंठी विरहित षडंग पानीय बताया है। ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शुंठी डाली हुए षडंग पानीय बताया है। तो षडंग पानीय भी रक्तपित्त में अलग है और ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में अलग है। तो अगर आपके पास अगर रक्तपित्त के साथ अगर ज्वर का रोगी अगर आपका आता है, जो कि हम डेंगू के कैटेगरी में हम रखेंगे, तो उसको आपको शुंठी विरहित ही षडंग पानीय देना रहेगा। उसको आपको पैक्टिक मतलब पित्त शामक ज्वर के जो कल्प जैसे गोदंती भस्म, प्रवाल, पिष्टी है या सूत शेखर जैसा जो द्रव्य है वो आपको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस आपका होगा। तो इसलिए ज्वर की चिकित्सा के मायने जो है वो अलग अलग है। आप सबको त्रिभुवन कीर्ति या ज्वर कैप्सूल जो कि अपने संस्थान में इजीली अवेलेबल है, सबको हम नहीं दे सकते। तो इसको उसमें अलग अलग छोटी छोटी बारीकाई चीजें जो है वो हमें देख के उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हमें करनी रहती है। गर्विष्ठा योग जो बोल रहे हैं ना आप, जैसे गर्विष्ठा योग कहा, तो बिलवादी गुटिका केरल में ये एक महेश सावलगी मठ सर के एक अच्छे चिकित्सक अगध तंत्र के हैं, जो दे आर वेरी नाइसली यूजिंग दिस डिफरेंट अगध कल्पास इन डिफरेंट डिजीज कंडीशंस। तो उनका भी एक लेक्चर आप जरूर रखिए, उनका भी एक बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर थेरेपेटिक यूज ऑफ अगध आप यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से उन्होंने वो अपना नॉलेज जो उनके साथ शेयर किया है कि हाउ कैन वी ब्यूटीफुली यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अगध। जैसे बिलवादी अगध है, बिलवादी अगध की फलश्रुति अगर आप देखेंगे तो वो भी गर्विषग में बताई गई है। तो उसमें विसूचिका, अजीर्ण, गरज, ज्वरिच्चे ऐसा कहा गया है। तो ये बिलवादी गुटिका केरल साइड में अगर आप देखेंगे तो एज अ ज्वरग्न या विसूचिका या अजीर्ण के संप्राप्तियों में बिलवादी गुटिका बहुत कॉमनली यूज जो है वो की जाती है। तो उसमें उसकी संप्राप्ति आगे अगर हम देखेंगे तो भूत विदर्शिताच्च कहा गया है। तो जितने भी भूत है, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम गर्विषग्न योग मतलब बिलवादी गुटिका का प्रयोग हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कि मेरा विषय अभी काय चिकित्सा न होने की वजह से इतना रुग्णों का कांटेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वर के रोगी मैंने इतने ज्यादा ट्रीट नहीं किए हैं, लेकिन जितना भी समय मिला है, जितना भी मौका मिला है, उस हिसाब से मेरा अनुभव इतना ही सीमित है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उसके ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो अगध तंत्र के स्पीकर का नाम थोड़ा रिपीट करेंगे सर? महेश सावलगी मठ सर। महेश सावल, आपके पास नंबर मिल जाएगा है ना? हाँ, ठीक, मैं अभी बाद में फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है डॉक्टर सिखेश मित्तल जी का, थैंक यू फॉर सच अ नाइस सेशन। वन मोर क्वेश्चन प्लीज, अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन के रिएक्शन से स्किन पर ब्लिस्टर्स हो जाए तो क्या हम गर्विश चिकित्सा के समान चिकित्सा करें? प्लीज सजेस्ट इन ट्रीटमेंट इन सच केसेस। ऐसे कंडीशंस में ब्लिस्टर्स का अगर हम विचार करते हैं तो डेफिनेटली रक्त दृष्टि पित्त इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। सुवर्णमाक्षिक जैसा द्रव्य जो है, प्रवाल पिष्टी जैसा द्रव्य, सुवर्णमाक्षिक तो स्पेसिफिकली गर्विषग्न कहा गया है और जो कि रक्त दुष्टि हर भी बताया गया है और पित्त शामक भी बताया गया है। तो सुवर्णमाक्षिक को अविपत्तिकर चूर्ण की फलश्रुति अगर हम देखेंगे तो उसकी फलश्रुति में विषग्न यह फलश्रुति जो है वो आई है और साथ में वो पित्त शामक कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
योग जो है ना, जो चूर्ण, जैसे जैसे मैं एज अगध तंत्र में पीजी मैंने किया हुआ है, तो मैं मेरा जो विजन है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, हर एक योग को विषग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का हो गया है। इसलिए मैं हर एक फलश्रुति, जैसे कल्याण घृत है, कल्याण घृत में गर्भ विषग्न कहा गया है, और पत्तिकर चूर्ण विषग्न कहा गया है, सुवर्ण माक्षिक गर्भ विषग्न कहा गया है, सुवर्ण जो है वो गर्भ विषग्न कहा गया है। इस प्रकार से देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप हो गया है। इसीलिए कोई भी द्रव्य हो, जैसे शीरीष हो, शीरीष शासक नहीं बताया गया है, श्वासक नहीं बताया गया है, विष्टक नहीं बताया गया है, साथ साथ में विषक नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप मतलब एक ही भस्म, लेकिन उसके एस्पेक्ट जो है वो विषग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकते हैं, वो अगर हम देखेंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर। ऐसे कंडीशन में हम सुवर्ण माक्षिक अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं, जो कि गर्भ विषग्न भी है और साथ में पित्त शामक और कफ पित्त शामक भी बताया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुधा बल्ला जी, आपके टेक्स्ट तक कांटेक्ट नंबर ऐसे पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जी जी जी, ठीक है सुधा जी, मेरा नंबर होगा आपके पास, एक बार व्हाट्सएप पे नमस्ते करिए, मैं आपको फिर सर का नंबर डालती हूँ। अच्छा, सर ने खुद ही डाल दिया, लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो गया। और डॉक्टर सिकेश जी ने बहुत धन्यवाद किया है। और डॉक्टर मंजू जी पूछ रही है एक क्वेश्चन, सर संजीवनी बटी को भी विष चिकित्सा में यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सर्प विष में बताया गया है, मैंने कभी किया नहीं है सर, मतलब जो कि मेरा पीजी अब एनआईएस से हुआ है, लेकिन ऐसे एक्सपोजर्स कभी मिले नहीं। केरला में जनरली ये सब सर्प विष चिकित्सा हो गई है, इस प्रकार की जो मैनेजमेंट जो है, लेकिन उसमें भी संजीवनी वटिका मैंने अभी तक किसी लेक्चर में मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने कभी संजीवनी वटिका सर्प विष चिकित्सा में प्रयोग जो है वो नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं, करने में कोई परेशानी नहीं। सर्प विष चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक सर्प विष चिकित्सा अगर हम देखेंगे तो वेग वाइज ट्रीटमेंट बताइए कि प्रथम विष वेग में अगदों का, मतलब उन्होंने दर्विकर सर्प अगर होगा तो दर्विकर सर्प के लिए कुछ स्पेसिफिक अगदों का वर्णन किया हुआ है। मंडली सर्प के लिए कुछ, मंडली सर्प पित्त प्रधान सर्प होते हैं, तो उसमें पैक्तिक मतलब पित्त शामक अगदों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कफच या जैसे राजीमंत सर्प है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने टिपिकल उस पर्टिकुलर अगदों का प्रयोग किया है। तो आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ अ स्नेक, और उस अकॉर्डिंग चूजिंग दैट पर्टिकुलर अगर व्हिच इज मिक्स्ड विद मधु एंड घृत, एंड देन वी हैव टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। एक हृदयावरण चिकित्सा भी विश्वोपक्रम चिकित्सा में आई हुई है। तो हृदयावरण चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा सर्प विष चिकित्सा में बताई गई है। जो 2 स्टेप्स में जनरली चिकित्सा होती है, कि जिसमें अगद, मधु और घृत के साथ बहुत ज्यादा प्रभुत मात्रा में पेशेंट को पिलाया जाता है, और जब पेशेंट को नॉशिएटिंग हो जाता है तो वामक योग से उसको वमन करवाया जाता है, जिसकी वजह से आमाशयगत जो सर्प विषय है वो निकलने में मदद होती है। ऐसा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मैंने कभी प्रयोग में किया नहीं है, लेकिन सर्प विष चिकित्सा में हम ये प्रयोग जो है हृदयावरण चिकित्सा का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। एक गोवा में एक ऐसा केस हुआ था, मेरे मित्र ही थे, और पणजी मतलब बहुत रिमोट एरिया में हमारे सर प्रैक्टिस करते हैं, और रात को 2 बजे बहुत ज्यादा रेनी सीजन, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और कोबरा बाइट उस पेशेंट को हुआ था, और वहां से पणजी का जो हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल है, वो 150 किलोमीटर की दूरी पे था, और रात में कुछ साधन था नहीं, और सर के रात को 2 बजे दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने बोला कि सर सर्प विष की केस है, और पेशेंट जो है वो मतलब अनकॉन्शियसनेस में अभी जा रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं। उसको नॉशिएटिंग भी हो रहा था। आप सर्प विष अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें रुल्लास वगैरह भी सारे सिम्टम्स आए हुए, तो उनको भी कुछ समझ नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करें। तो उनकी उन्होंने बस उस समय में इतना ही याद है कि अगर नॉशिएटिंग या ये सब चीजें हो रही है, रुल्लास वगैरह उसको हो रहा है, तो उसको वमन कराया जाए, तो शायद आमाशयगत विषय जो है वो निकल जाए। तो उन्होंने सिंपल, उनके पास नींब के जो नीम घनवटी जो रहती है ना, जिसे हम नींब घनवटी, महाराष्ट्र में गोवा में साइड में चैतन्य फार्मास्यूटिकल्स और अगस्त्य फार्मास्यूटिकल्स की घनवटी बनाते हैं, मतलब काढ़े को कॉन्सेंट्रेट बना के इसकी घन बनाते हैं। तो इन्होंने 10-12 नींब घन जो है वो गर्म पानी में जो है वो डाल दिए, तो उसका क्या काढ़ा बन गया, और वो नींब जो है, जो कि वामक बताया गया है और विषय नहीं बताया गया है। अगर आप कड़ू नींब या नींब अगर हम देखेंगे तो ये विषग्न भी बताया गया है, और कड़ू नींब एक तिक्त रसात्मक द्रव्य है। रसों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मधुर और तिक्त ये 2 ही ऐसे रस है कि जो विषग्न बताए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो कि पेशेंट को रुल्लास और ऐसे सब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने उनको
उस कड़ू नींबू मतलब नींबू जिसे हम कहते हैं उसका पार्ट जो है उनको कंटिन्यूअसली पिलाया, जिसकी वजह से तुरंत उसको वमन वेग आने के बाद पेशेंट जो अनकॉन्शियस में जा रहा था वो काफी हद तक कॉन्शियसनेस में आ गया, और फिर वो पणजी तक उसको लेके गए, जो कि 2-3 घंटे का रास्ता था, वहां तक वो मतलब ठीक रहा। देन दे हैव गिवन द एंटी स्नेक वेनम, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट एक्यूट कंडीशन में ये हृदयावरण चिकित्सा एक अलग विषय है, इसको बताने के लिए भी एक अलग लेक्चर हम आयोजित कर सकते हैं। लेकिन वो हृदयावरण चिकित्सा की वजह से उसकी हृदय की रक्षा और आमाशय के विष जो है वो निकालने के लिए ऐसे नींब पांट का प्रयोग जो किया गया था और उसकी चिकित्सा जो की गई थी। तो ऐसे मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मैंने कभी सर्वविषय चिकित्सा में ऐसा कुछ कभी दिया नहीं है, तो मेरा अनुभव नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुधा भल्ला जी एक क्वेश्चन पूछ रही है, प्लीज टेल योग फॉर द सीवियर जॉइंट्स पेन इन चिकनगुनिया फीवर। जी, एक्चुअली चिकनगुनिया के जॉइंट इंड्यूस वाले जो पेन होते हैं ना, इसमें हमारे जमदग्नि सर बिल्वादी गुटिका साथ में वातव्याधि की जो कल्प है, जैसे बला तेल कैप्सूल्स वगैरह है, ये साथ में देते थे, क्योंकि ये चिकनगुनिया भी जो है ये मस्क्यूलो इंड्यूस ही उस जमाने में होता था। अब तो चिकनगुनिया उस जमाने में तो मतलब शायद 7-8 साल पहले चिकनगुनिया की बड़ी लाट जो है वो महाराष्ट्र में भी आई थी, और जिसकी वजह से काफी सारे रुग्णों को ये मतलब जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन्स जो है वो रुग्णों को होते थे, जनरल वीकनेस भी पेशेंट्स को होता था। तो जमदग्नि सर का मैंने ये लेक्चर सुना है, मैंने भी चिकनगुनिया के क्योंकि मैं उस टाइम यूजी में ही था, तो ऐसा है मुझे चिकनगुनिया के पेशेंट्स ट्रीट करने का वैसे मौका मिला नहीं, लेकिन सर डेफिनेटली बिल्वादी गुटिका का प्रयोग जो है वो चिकनगुनिया के पेशेंट्स में साथ में वातव्याधि के कल्प जो है वो देके करते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मंजू शर्मा जी कह रही है, सर जैसे बिल्वादी गुटिका का यूज है, ऐसे ही दूसरी विष में संजीवनी वटिका दे सकते हैं क्या? दूषी विष ये एक मतलब दूषी विष की कुछ क्राइटेरियाज है कि कोपमचे शीत अनिल दुर्दिनेशु, दूषी विष जो है वो ये अनिल शीत और दुर्दीन प्रदेश में दुर्दीन काल में अगर ये प्रकोपित होता है तो हम उसे दूषी विष कह सकते हैं, क्योंकि दूषी विष के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कहा है कि अगर वो रस धातु में स्थित होता है तो रस प्रदूषित विकार उत्पन्न होते हैं, रक्त में जाएगा तो रक्त प्रदूषित विकार होंगे। अब आप रस प्रदूषित विकार का डोमेन अगर हम देखेंगे तो अश्रद्धा रुचिच्च आस्य वैरस्य वरसज्ञता रुल्लासु गौरवम तद्रा संगम अर्धो ज्वरस्तमा, ये ऐसा चरक सूत्र स्थान में आए हुए ये सब श्लोक। तो आपको ये डिफाइन करना या डिफरेंशिएट करना कि ये रस प्रदूषित विकार मतलब दोषों की वजह से हुआ है या दूषी विजन्य रस प्रदूषित विकार है। अब कुछ क्राइटेरिया मैं भी अभी तक इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाया, मैंने कभी आइडेंटिफाई में कर नहीं पाया हूँ। इसके लिए बहुत सारे रुग्ण अलग अलग स्पेक्ट्रम के हमें देखने होते हैं कि दूषी विजन्य रस प्रदूषित विकार और नॉर्मल दोष प्रकोप की होने की वजह से जो रस प्रदूषित विकार हुआ है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो उसका डिफरेंशिएटिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही हो सकता है कि अगर वो अश्रद्धा या अरुचि या रुल्लास या ज्वर वगैरह जो है कोपम मतलब दूषी विष का जो प्रकोपित मतलब जो प्रकोपक काल जो है वो कोपम शीत अनिल दुर्दिनी कहा गया है। तो अगर उस समय में ही अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे तो ये उसको दूषी विष कहेंगे और तभी उसकी दूषी विष की चिकित्सा हम उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जो हमारा नॉर्मल जो चीज है उस हिसाब से हमें देखना जरूरी है। पर्टिकुलरली दूषी विषम तो शोणित दुष्टा उदीकुट कोटलिंगम ऐसा कहा गया है, चरक चिकित्सा 23 का रेफरेंस है पर्टिकुलरली। तो दूषी विष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो दूषी विष जनरली शोणित को ही दुष्ट करता है, ऐसा चरकाचार्य कहते हैं। तो अगर शोणित दुष्टिजन्य कोई भी ब्लिस्टर्स या कोई भी ऐसे रक्त दुष्टिकर विकार अगर आपको शीत अनिल दुर्दीन काल में अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको दूषिजन्य कह सकते हैं, बशर्ते अनलेस एंड अनटिल अगर उस पेशेंट्स में कोई स्नेक बाइट की हिस्ट्री हो या कोई बाइट की हिस्ट्री हो या फिर गर्विश की ऐसी पोटेंट गर्विश की अगर हिस्ट्री हो तो हम उसका वैसा निदान करके उसको दूषिविषारी अगर जैसे कल्प जो है वो साथ में शमन औषधियों के साथ हम दे सकते हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये दूषिजन्य ही है ये, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो कभी भी आपको एग्रीवेट होते थे, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये दूषी विष की वजह से ये हुए हैं करके।
क्योंकि दुशीविष का क्लियर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि कोपम च शीत अनिल दुर्दिन। दुशीविष प्रकोपित कब होता है? तो शीत अनिल और दुर्दिन प्रदेश दुर्दिन काल में ही प्रकोपित होता है। दैट मीन्स कि उसके सिम्टम्स भी उसी काल में मैनिफेस्ट होने चाहिए, और जब वो काल खत्म हो जाएगा तो वो सबसाइड हो जाएगा, कफावृत्त होकर फिर से दुशीविष के सिम्टम जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दुशीविष का डायग्नोसिस करने के लिए कोपम च शीत अनिल दुर्दिनेषु जो कहा गया है, that should be a very clear cut diagnostic criteria for the दुशीविष जन्य symptoms। चाहे फिर वो दुशीविष रक्त प्रदूषित रक्त धातु में गया होगा, रक्त प्रदूषित विकार होगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये रक्त मतलब दोषों के विटिएशन की वजह से ये रक्त प्रदूषित विकार हुआ है या दुशीविष रक्त धातु में स्थान संचित होने की वजह से ये रक्त विकार हुआ है। तो उसका एक क्लियर कट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि कोपम च शीत अनिल दुर्दिनेषु। अगर सिम्टम्स इस काल में अगर एग्रीवेट होते हैं तो ही हम उसको दुशीविष कहेंगे, उसकी चिकित्सा में करनी चाहिए, मतलब उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। दुशीविष के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा केस हमारे जमदग्नि सर के लेक्चर में बताया गया था कि एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की एक पेशेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर के बाल जो है वो झड़ जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं, स्कॉटलम से लेके आपके आईब्रोज से लेके सब बाल निकल जाते हैं। तो सर का एक लेक्चर में ऐसे सुन रहा था, तो सर ने ऐसे कहा था कि एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की एक केस की जिसके शरीर के पूरे बाल निकल गए थे, और सर ने जैसे केश विकृति मतलब अस्थि और केश का संबंध विचार करके मतलब केश क्षय हुआ है, दैट मींस कि अस्थि क्षय हुआ है, मतलब वात वृद्धि हो गई है, तो इस हिसाब से केश द्रव्यों का प्रयोग या फिर तिक्तक्षीर वस्ती का प्रयोग वगैरह ये सब करके देखा, नस्य वगैरह करके देखा, लेकिन पेशेंट को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। तो सर ने फिर क्या किया कि सूत्र स्थान से लेके पूरा सिद्धि स्थान तक जहां जहां केश या लोम का वर्णन आया हुआ है वो पूरे रेफरेंसेस उन्होंने एक पेज पे लिख दिए। तो दुशीविष के कॉन्टेक्स्ट में उनको एक लक्षण मिला है, अगर आप उस लक्षण को अगर आप देखेंगे तो दुशीविष में भी ऐसा बताया कि पूरे शरीर के बाल जो है या रोम जो है वो दुशीविष से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो झड़ जाते हैं, ऐसा एक रेफरेंस दुशीविष के कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। तो सर ने फिर उसको हिस्ट्री पूछी कि आपको कोई बाइट की हिस्ट्री है, तो उसको स्नेक बाइट की हिस्ट्री 2 बार रही थी। उसके बाद फिर उसको ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के सिम्टम जो है वो दिखाई दिए थे। फिर सर ने दुशीविष जन्य केश क्षय या मतलब खालित्य जो है, खालित्य तो पर्टिकुलरली हेड की रिगार्डिंग है, ये तो पूरे शरीर की ही रोम का क्षय या रोम की च्युति बताई होती है। तो सर ने दुशीविष को डायग्नोस दुशीविष जन्य ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के केस डायग्नोस करके दुशीविषार्तम सुत्सिन्नम ऊर्ध्वम अधम च शोधयत और फिर दुशीविषरी अगद्य जो है वो एज अ ट्रीटमेंट के रूप में पेशेंट को दिया था। एंड टू बी सरप्राइजिंगली उस पेशेंट की जो प्रीवियस जो ट्रीटमेंट थी उससे वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और जैसे उसका ऊर्ध्व और अधो शोधन होने के बाद जब दुशीविषरी अगद्य दिया है तो उसके बाल जो है वो उगना जो है वो स्टार्ट हो गया। फॉर्चुनेटली ऐसा ये लेक्चर में जब पीजी में था तब मैंने सुना था। फिर मैंने मेरी पीजी खोलने के बाद मैंने मेरी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू की थी, और एक पेशेंट ऐसा ही मेरे पास आया जिसके शरीर के पूरे बाल जो है वो झड़ गए थे। तो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे एक सेम ऐसा पेशेंट जो है वो मुझे मिला, और वो भी काफी सारे ट्राइकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ उसने कंसल्ट भी किया था, और काफी सारे हेयर लोशंस और काफी सारी चीजें उसने ली थी, लेकिन उसके बाल नहीं आए थे। तो मैं इतना खुश हुआ था कि मुझे एलोपेशिया, क्योंकि उसका इंसिडेंस रेट भी बहुत कम है, 1 लाख में शायद 1 इंसिडेंस होता है जनरली। तो मैंने उसको ऐसे ही जस्ट कैजुअली मैंने पूछ लिया कि आपको कोई बाइट की हिस्ट्री है, एंड यू वोंट बिलीव कि वो मुस्लिम पेशेंट था एंड वो घोड़े के अस्तबल में काम करता था, और घोड़े के अस्तबल में स्कॉर्पियंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, एंड he has bitten by scorpion for 24 times in his childhood and later on he developed this alopecia universalis। तो इस प्रकार के पेशेंट जो है वो आपको हिस्ट्री लेने से पता चल सकते हैं। देन आई कंसल्टेड टू द डर्मेटोलॉजी। मैं वर्धा में था तो वहाँ एलोपैथी मतलब जो मेडिकल कॉलेज है वो भी एसोसिएटेड था आयुर्वेदिक कॉलेज से, तो वहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने ये बात बताई थी कि मैडम ऐसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के केसेस में आपको ऐसी कोई बाइट की हिस्ट्री मिलती है। तो सरप्राइजिंगली वो जो मैडम थी जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, उन्होंने भी ऐसी बात एडमिट की थी कि हाँ मुझे भी कुछ पेशेंट्स में डॉग बाइट की हिस्ट्री जो है वो मिली हुई है, एंड लेटर ऑन दे डेवलप दिस एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी का पार्ट हो सकता है कि जितने भी एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के केसेस है ऐसे कंडीशन में हम दुशीविष की हिस्ट्री हमें कुछ मिलती है क्या, या बाइट की हिस्ट्री मिलती है क्या।
एक तीसरा पेशेंट भी एक एलोपेशिया यूनिवर्सलिस का मुझे मिला था, लेकिन उस पेशेंट में ना जंगम विष की हिस्ट्री मिली ना स्थावर विष की हिस्ट्री मिली, लेकिन गर्विश की हिस्ट्री उसको हम ले सकते हैं क्योंकि उसका एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था एंड लेटर ऑन ही इज इन अ कोमा एंड for 3 to 4 months he has on antibiotics and steroids and all these things, and later on he developed this alopecia universalis condition. तो ये जो steroids है या जितने भी antibiotics और antibiotics वगैरह जो agents है, ये भी एक विष का काम कर सकता है और दूसरी विष की संप्राप्ति को घटित करने का कारण हो सकता है। तो ऐसे 3 केसेस मैंने अब तक मेरी जिंदगी में एलोपेशिया यूनिवर्सल मतलब 1-2 देखे हैं, एक तो मैंने सर से सुना था, लेकिन ट्रीटमेंट करने का मौका नहीं मिला मतलब ऐसा, लेकिन ऐसा एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हम कर सकते हैं और करना चाहिए मतलब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ऐसे ही ज्ञान प्रवाह बहता रहे, बात करते रहे, आप कुछ न कुछ बताते रहे। बहुत ही बढ़िया लेक्चर लग रहा है और अच्छा सा अवगाहन हो गया, और बहुत दिनों बाद आपको सुन के भी अच्छा लग रहा है, और फटाफट आपकी श्लोकों को बोलने की रीति नीति देख के भी बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आपके बहुत सारे स्टूडेंट आप जैसे ही बने और कहीं न कहीं आयुर्वेद को सुदृढ़ तरीके से संभाले। और दूसरा, मैं पार्टिसिपेंट्स में से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डॉक्टर किमाया, डॉक्टर शशि, डॉक्टर शिखेश, डॉक्टर लीना, आप में से या दूसरे भी लोग है ना, ऐसे मत सोचना कि मेरा नाम नहीं बोला, तो डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर प्राची त्यागी जी आगे आ सकते हैं कि जैसे स्पीकर जी का परिचय देना, स्पीकर जी के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना, या पता है क्योंकि हम सबके मिलने से ही ये बनता है लेक्चर की व्याख्यान माला का ये रूप। और कहीं ना कहीं एक वैद्य बहुत अच्छा वक्ता हो और सारी चीजें एक प्रभावकारी ढंग से उसको बता सके, ऐसा भी जरूरी है। तो आप में से जो ऐसा करके आगे आ सकता है, तो मैंने अपना नंबर लिखा है, थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो और अच्छा लगेगा, और सारे जो नए लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे। क्योंकि मुझे अभी वर्षा सिंह का नाम पढ़ के ही मेरे बहुत सारे पीजी स्कॉलर्स याद आ गए कि जब ऑफलाइन क्लास होती थी तब अपने जो यहाँ घर पर ही नीचे एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है जिसमें 100 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, उसी में ये क्लास होती थी। तो मेरे गायनी वाले तब जो 18-20 बच्चे थे, उन सभी में एक होड़ सी लग गई थी कि मैं है ना सर का या जो भी मैम का स्वागत करूंगा, मैं ये करूंगा, तुम ये करना। और सभी ने बोल बोल के तजुर्बा है ना ऐसा एक प्रैक्टिस की थी। और जब मुझे बच्चों ने सुनाया मेरे आने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा बच्चे मेरे कहने से इतना अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं। हर बच्चा अपनी सहूलियत के अनुसार वो कर सकता है कि मैं प्रैक्टिस करके ऐसे बोलूंगी। तो एक बहुत अच्छा प्रयत्न लगा मुझे। तो आप में से भी आगे आइए, और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से हम अपना कर्तृत्व नेतृत्व दे और बहुत अच्छी तरीके से हम आयुर्वेद की एक अच्छी चिकित्सा पद्धति, श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के रूप में दुनिया में इनका नाम करवा सके। सबसे अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से वैद्य अमोल कडू सर का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और जो डॉक्टर मुकेश जी डॉक्टर महेश सर केरला से, और डॉक्टर पोटे सर के लिए भी एक निवेदन आया है किसी स्टूडेंट का। तो मैं दोनों सिर आंखों पर, मैंने पोटे सर को बीच बीच में बहुत बार पूछा भी था, मगर सर की काफी व्यस्तता रहती है, एनआईए के हर एक टीचर की व्यस्तता रहती है वैसे, मगर तब सर कर नहीं पाए थे। और इसमें से कोई एनआईए का स्टूडेंट है तो मुझे लगता है बहुत बार पता है स्टूडेंट के पूछने से टीचर हाँ बोल देते हैं, मैं पूछने जाऊं इसके बजाय। तो मैं टीचर की बजाय स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार मेरी ओर से पूछ लीजिए, और सर बिल्कुल हाँ कहेंगे। क्योंकि ज्ञान अर्जन की स्टूडेंट की अभिलाषा देखकर अच्छे टीचर कहाँ मना कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं मना कर पाएंगे। तो और ये चीज मुझे असित पांजा जी ने बताई थी, कहते मैडम आप ही पूछने आती है, स्टूडेंट तो पूछने नहीं आते। तो मैंने कहा ठीक है, अब स्टूडेंट पीछे लगाती हूँ असित जी के पीछे कि जाओ असित सर को पकड़ के लाओ। तो अच्छी बात रहेगी कि ज्ञान की अभिलाषा लेके ऐसे तृषा लेके हम स्टूडेंट्स के रूप में अगर वहां जाते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगेन डॉक्टर अमोल जी बहुत बहुत धन्यवाद
सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बंद करूं देखना।